दिस कंप्यूट अब आ गया, अभी ठीक है। बताइए भैया, इन्हीं कोई भैया दीदी। मैं बहुत लोगों से तो मुझे लगता है कि मिला नहीं हूँ। कुछ लोग हैं जैसे उमा दीदी हैं, और तो शायद मैं पहचान नहीं रहा हूँ। एक समय जब पहले उधर रहता था तो सभी लोगों से मिलना होता रहता था अमरकंटक में, तो ज्यादातर लोगों से पहचान बनी हुई थी। सभी लोगों का जब इंट्रोडक्शन हो रहा था तो मैं भी था उसमें, और लगभग मैंने काफी लोगों का सुना ही था। हाँ भैया, रेखा दीदी का है। जी दीदी प्रणाम। तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। मुझे लगता है कि बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, तो बताइए कैसे स्टार्ट करें, क्या है। थोड़ा सा एक होता है कि श्री राम भैया जब ले रहे थे तो उनके साथ आप लोगों का सिंक्रोनाइजेशन बना हुआ होगा। अब वो चेंज होने पे थोड़ा सा शुरू में तो मुझे लगता है कि 15-20 मिनट थोड़ा सा उसमें एक दूसरे के साथ जुड़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो तब तक मैं अपनी कुछ बात रख देता हूँ कि मतलब पढ़ाई करते समय भी जैसे आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मेरे को भी कुछ एक होता है कि हमारे जीने का उद्देश्य क्या है। मतलब एक बीटेक जब मैं कर रहा था आईआईटी कानपुर में, तो ये तो समझ में आ गया कि पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन जो एक मेरा जो मूल अपनी तरफ से कहूं कि जो स्वयं पे नियंत्रण है, वो मुझे नहीं दिखता था। कि जैसे मैं जिस चीज को मैंने निर्णय लिया कि भाई मैं ऐसा ही सोचूंगा, मैं उस जगह पर मैं देख रहा था कि मैं वो फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, कि मेरा नियंत्रण मेरा स्वयं के ऊपर नहीं है। तो वो मुझे काफी तकलीफदायक लगता था कि मतलब मतलब स्वतंत्रता की जो बात कहते हैं वो कैसे, मतलब मेरे ऊपर तो जो वातावरण है उसका दबाव पड़ता है, और मैं चाह करके भी उससे मुक्त नहीं हूँ। तो इन्हीं सब क्रम में कि भाई मेरा खुद पे कैसे हो नियंत्रण, और उस अर्थ में काफी कुछ जो है अध्यात्म से जुड़ना हुआ, और काफी सारी बुक्स को पढ़ा। लेकिन किसी में भी ऐसा एक जो चीज कहे कि वो पढ़ के अपने अंदर भी उसको अप्लाई करके, और ये जो कहते हैं ना कि हमारे में गुणात्मक परिवर्तन जैसा दिखता हो। अच्छी भाषा है, लेकिन उस भाषा को पढ़ करके हमारे अंदर जो एक परिवर्तन की जो चाहत है वो परिवर्तन नहीं हो रहा था। इस दर्शन को पढ़ करके बाबा जी से मिल करके मुझे ये ऐसा दिखा कि मतलब मेरे अंदर जो मैं गुणात्मक परिवर्तन चाहता हूं वो हो रहा है। इस कारण से मेरा इस दर्शन में जो भी एक कहे विश्वास बना, बाबा जी के प्रति विश्वास बना। तो वो मुझे महत्वपूर्ण लगता है कि आप सभी लोग भी किसी ना किसी मतलब सोच के साथ इसमें जुड़े होंगे, और यदि वो आपको मिलेगा तभी इस दर्शन में आगे चलना बनेगा। यदि वो नहीं मिलता है तो कुछ दिनों के बाद जाकर के ऐसा हो जाता है कि यार ये भी बाकी चीजों जैसा इसमें कुछ खास मेरे में परिवर्तन हो नहीं रहा है। तो दर्शन में बने रहने का जो मुझे एक बहुत बड़ा आधार लगता है कि स्वयं में परिमार्जन, मतलब दिखते रहना चाहिए। हो सकता है कि वो परिमार्जन जो है हमारी अपेक्षा अनुरूप ना हो, लेकिन कुछ तो हो। मतलब हमारी जो गति है जागृति की दिशा में कुछ तो आगे बढ़े, उससे साहस बना हो रहता है। कैसा आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या लगता है, कैसा लगता है? भैया मैं सही कुछ है। बोलूं? बताइए भैया, दो लोग एक ही साथ शुरू किए तो दोनों लोग ही चुप हो गए। मुकेश भैया बताइए। हाँ जी जी। आप बताइए भैया। मेरा जुड़ना एक्चुअली मतलब किसी मैं ये आवाज नहीं आ रही है ठीक से भैया। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है भैया, बताइए हाँ, भैया। तो मैं कोई चीज ढूंढने के लिए नहीं जुड़ा हूँ। हम्म।
मैं जुड़ा हूँ ये जानने के लिए कि इसमें बताया क्या गया है। एक्चुअली मेरा केस कुछ, अगर 2 4 5 मिनट टाइम दे तो मैं बोलूं, वही ना। अगर समय का वो नहीं है तो। ये जब मैं 12th में था ना, तब मुझे ये तो एहसास हो गया था कि जो मैं अपने आप को समझ रहा हूँ वो मैं हूं नहीं। हम्म, और वो एहसास ऐसे हुआ था कि मैं ऐसे ही, मैं बहुत सोचता था। हम्म, तो सोचने में मैंने पाया कि जो भी मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये मेरा कास्ट है, ये मेरा रिलीजन है, ये मेरा वो है, ये है, ये मेरा वो है, ये सब बेसिकली सोसाइटी द्वारा असाइंड है मुझे। तो ये 12th में मुझे समझ में आ गया था। और दूसरी बात हुई कि उसी समय मुझे ये भी समझ में आया था कि नेचर में हर चीज अपने आप ग्रो होती है। हम्म, जैसे एक गुलाब का पेड़ है तो गुलाब का फूल उस पे अपने आप निकल आता है टाइम के साथ, नेचुरल वे में। हमारे सेकेंडरी हेयर्स नेचुरल वे में अपने आप आ जाते हैं। तो इसी तरह मैं जो हूँ वो नेचुरल वे में मुझे अपने आप पता चलना चाहिए, बाहर से क्यों मैं मुझे पता चला। तो उस समय थोड़ा धर्म वर्म पढ़ने की कोशिश की, बट कुछ पल्ले वल्ले पड़ा नहीं। तो फाइनली मैंने ये चैप्टर क्लोज कर दिया और ये डिसीजन ले लिया कि जो मैं मुझे समझाया जा रहा है वो तो मैं नहीं हूँ, वो तो मुझे पता है। और फिर जो भी जैसे भी रहा अपना पढ़ाई लिखाई करता गया करता गया करता गया, जो भी हुआ। जॉब करने लगा 96 से। 2003 में कुछ घटनाएं घटी। तो मैंने अपने आप के मतलब एक्चुअली मेरे फादर इन लोग कोमा में चले गए थे। और आई वॉज ऑब्जर्विंग की, क्योंकि मेरा भी थोड़ा रिसर्च बैकग्राउंड रहा है, तो आई वॉज ऑब्जर्विंग कि वो मतलब मैं जब जाता हूँ उनके पास तो नोटिस कर रहे हैं मुझे। और उनका एक वो ट्रैकोस्टोमी हुआ हुआ था, तो ब्रीदिंग की चल रही थी उनका। तो वो ना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज कर ले रहे थे। तो विजिटिंग आवर फिक्स था, उसी विजिटिंग आवर में जाता था, उसी समय होता था। तो मैं सोचा पहला निकाला कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी टाइम इनको ऐसा हो रहा है। तो मैंने टाइम बदल बदल के मैं गया उनके पास। तो जब जाता था तब वो होता था। वो थे कंप्लीट कोमा में। तब मैंने उनको आवाज दिया। तो और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप ब्रीदिंग पैटर्न बदल सकते हैं तो बदल लीजिए। तो ही यूज्ड टू चेंज इट। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। बट ये ऑब्जर्वेशन मेरे दिमाग में अटक गया। तो मैं ये सोचा कि वो सुन तो रहे थे, समझ तो रहे थे, तो ही वॉज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड। और इसलिए हम समझ रहे थे कि कोमा में। तो मुझे ये समझ में आया कि उनका अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं था, कि वो हाथ हिला सके, पैर हिला सके, होठ हिला सके कि वो बोल पाए कुछ। तो मैंने कहा तो बड़ा अजीब सिचुएशन है कि आदमी सब कुछ फील कर रहा है, बॉडी नहीं काम कर रही, तो कैसा फील करता होगा वो अंदर से। अब वो समझने की मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। तो मैं अपना एनालिसिस करना शुरू किया लॉजिकल वे में। लॉजिकल वे में मैंने सोचा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सो आई वर्कड ऑन माय थॉट प्रोसेस। तो मैंने सोचा कि सब कुछ थॉट प्रोसेस से ही ओरिजिनेट हो रहा है। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग विथ माय थॉट्स। और फिर थॉट को एनालाइज करना शुरू किया, फिर उसकी डेंसिटी कम करना शुरू किया, फिर उसको मैंने कम करना शुरू कर दिया। थोड़ा एक ये करना होगा, मतलब समराइज करके, क्योंकि फिर और भी लोग हैं ना, थोड़ा उनका जी जी इंटरेस्ट जी, भी लूज बस हो दो जाएगा, मिनट है दो ना, मिनट कि दो बाकी मिनट लोग से भी कनेक्ट होना है भैया, सिर्फ एक ही आदमी से फिर कनेक्शन बन पाएगा, है नहीं ना नहीं, भैया। 2 मिनट, बस 2 मिनट सर। हम्म, तो उसके बाद मैंने उस थॉट को रोक लिया। हम्म, उसके बाद सर्टेन एक्सपीरियंसेस हुए। हम्म, उसके बाद वो क्या थे वो मैं ढूंढने लगा। तो 5 साल लगा। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ भगवान से इसका लेना देना है। उसके बाद मैं इधर ढूंढने लगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं बेसिकली इसमें जो अणु परमाणु का जो कॉन्सेप्ट है ना, बस वो समझना चाहता हूँ वहां तक। उसके बाद फिर आगे देखेंगे, वो समझ में आ जाएगा, उसके बाद मैं आगे देखूंगा। बढ़िया भैया, उसको ही देखा जाए। बाबा जी ने अणु परमाणु के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, और एक जी बड़ा जी 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 अनुसंधान जी जी गठन कुन परमाणु के बारे में है। जी आप जी देखें, यदि उसी से ही जुड़ करके मतलब उस माध्यम से ही दर्शन के प्रति आस्था बन पाया तो अच्छी बात है भैया, है ना। जी जी तो जी जी मतलब अच्छी बात है भैया, आप जिस मतलब जिस जिज्ञासा से, जिस क्वेरी के साथ आप इसमें आए हैं, यदि उसमें उसका उत्तर मिलता है
तो आपके लिए भी उत्साहवर्धक रहेगा और दर्शन से जुड़ना होगा कि और भी बाकी चीजें जो कही गई हैं उसको भी देखा जाए। जी जी है ना जी, भैया? वो सब तो वहीं से ओरिजिनेट हो जाता है। ठीक है भैया, बढ़िया। वो सबका अपना देखिए, दर्शन से जुड़ने का जब सबका ये कहेंगे ना, वो पॉइंट अलग अलग है जी ना, जी जी लेकिन जी जी जुड़ने के बाद जो एक दर्शन से यदि जुड़ेंगे तो वो पूरा ही खुल जाता है, पूरा ही अस्तित्व एक खुल जाता है, वो जी सब जी 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 अस्तित्व जी का अध्ययन सबका एक जैसा हो जाएगा। जी जी कनेक्शन जी एक, जी मतलब पॉइंट, जब आप कह रहे हैं ना कि अलग अलग पॉइंट, जैसे आप, जैसे दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन है तो अलग अलग स्टेशन पे रुकती है, तो अलग अलग आदमी अलग अलग जगह पे जुड़ रहा है, लेकिन फाइनली सभी पहुंचेंगे दिल्ली। जी तो जी जी जो जी डेस्टिनेशन है वो सबका एक होगा, जी जी। पॉइंट जहां पर वो मतलब जुड़ेंगे वो अलग होगा। बढ़िया भैया। और बताएं भैया, कुछ और कोई बोल रहे थे? अश्विनी शर्मा जी। यानी कि मुझे लगभग 7-8 महीने हुए हैं, और जब से जुड़ा हूं तब से रोज का 2-3 घंटे का पठन या श्रवण कर ही रहा हूँ। आई एम 75 और बेसिकली हमेशा यानी कि साइंस स्टूडेंट होने के कारण इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है, तो ये तो रहता था यानी कि साबिती ये वो, तो काफी कुछ गीता का अच्छा अभ्यास किया। लगभग हर एक श्लोक का ये 5-7 श्लोक ऐसा था कि असंबंध लग रहे हैं, पर वो तो ऐसा लगा कि भी बहुत लंबे अरसे से आया है तो गैप ऑफ कम्युनिकेशन आ सकता है। आई वाज सेटिस्फाइड, यानी कि नियतम को कर्मस्तम, कर्म तो है जो बात थी, यानी कि अपना नियत कर्म अच्छी तरह के, मैं बिल्कुल शांति में था यानी अच्छी तरह। पर बाद में अब जब ये दर्शन आया तो कुछ लगा कि क्या अद्भुत चीज है, यानी कि वाकई में यानी कि जो जीवन का जो, और ये अणु परमाणु का जो कंसेप्ट से लगा, तो तब से यानी कि काफी, यानी कि इट हैज इम्प्रेस्ड मी, इट हैज पेनिट्रेटेड मी, और बस, और लगता है यानी कि बहुत एक समृद्धि की व्याख्या, यानी कि बस आवश्यकता से अधिक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टाटा बिरला से किसी से कम नहीं हूँ। बिल्कुल भी। और अच्छा, यानी कि जीवन में काफी बदलाव आ गया है। पहले ठीक था यानी, पर तब तक पता नहीं था ठीक क्या होना क्या नहीं। जिंदगी अच्छी तरह से निकल गई थी, यानी कि बच्चे सब ठीक है, हम भी, पढ़ाई भी चलती थी, और मैं सोशल वर्क भी काफी कर रहा था। बच्चों में काम करने का मेरा शौक था, रिटायरमेंट लेने के बाद में कर रहा हूँ। पर यानी कि ये स्वभाव था किसी के काम में आना, परंतु यहाँ पे सब एक और एक दो जो होता है, इस तरह से हर चीज समझ में आई कि किसी की उपयोगिता में आना ये अपना स्वाभाविक वो है। जो गीता में कहा था वो भी अब ज्यादा अच्छी तरह समझ में आया, यानी कि कुछ कुछ बातें, यानी कि कंपेयर किया ऐसे कुछ बात नहीं, पर परंपरा में भी काफी जो चीजें हैं, या कस्यच विद्यनम जैसे कि उपनिषद में कहा, ये यहाँ वो बातें समझ में आई कि कैसी ये चीजें हैं। तो अब जरा अच्छा लग रहा है। ये दर्शन और की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मुझे भी लगती है, जिसमें बोलते हैं ना कि सर्वतोमुखी समाधान। आप जिस भी दिशा से इस दर्शन को देखने की कोशिश करें, चाहे मतलब जैसे राजनीति के हिसाब से, धर्म नीति के हिसाब से, अर्थनीति के हिसाब से, कोई साइंस का बैकग्राउंड का हो, या कोई अध्यात्म के डायरेक्शन से सोचना चाह रहा हो, हर दिशा से जो भी आदमी इसमें जुड़ेगा उसके लिए यहाँ पर कंटेंट है। तो एक अद्भुत चीज है कि मतलब बाबा जी ने जो लिखा है, जो दर्शन जो उन्होंने अनुभव किया, उसको जो भाषा भी दिया है, उसमें भी एक संपूर्णता दिखती है, ताकि मतलब जो जिस दिशा में मतलब जिज्ञासु है उसके लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ उपलब्ध है। तो सबसे बढ़िया। बड़ा तो आश्चर्य ये लग रहा है कि बाबा जी का जो, यानी कि पूरा पढ़ा मैंने वो और जाना भी, तो वो जो है कि किस बैकग्राउंड से थे, क्या स्टडी था उनका, उसके बाद जो साइंटिस्ट लोग भी चक्कर में आ जाए, या उनको भी जो नहीं पता पड़ा है। मैंने एक ताओ फिजिक्स करके किताब पढ़ी है, वो किसी साइंटिस्ट ने लिखी हुई है, काफी अच्छा है दर्शन पर, यानी कि आणविक विज्ञान पर, उस पर वो सब चीजों को भी यानी कि पीछे छोड़ते हुए उन्होंने जिस तरह से ये विश्लेषण किया है अणु परमाणु का, समझ में नहीं आता। एक बहुत बड़ी यानी कि वो लग रही है, आश्चर्य है, एक सुखद आश्चर्य के इस तरह से। इसका मतलब ये है कि उन्होंने देखा है, उनको अनुभव हुआ है, ये बात है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात जो देखने वाली भाग है ना, वो उन्होंने एक अलग एग्जाम्पल अभी जो सेट किया, जो देखने का मतलब है, अभी जो साइंस में भी ऐसे नहीं है कि बहुत सारे मेधावी लोग हैं, लेकिन वो देखना कहीं ना कहीं बेसिकली आंख से देखना
उस पे ही है, आंख से नहीं देख पा रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे मतलब डिवाइसेस बना लिए, यंत्र बना लिए जो उनकी आंख की क्षमता को बढ़ा दे। लेकिन कुल मिलाकर के जो दो चीज जो बोल रहे हैं ना कि बाबा जी ने जैसे एक चीज कहा, ज्ञान चक्षु और चर्म चक्षु। ज्ञान चक्षु से भी चीजें दिखती है, तो ज्ञान चक्षु को नकार ही दिया कि ज्ञान चक्षु ऐसी कोई चीज है जिससे डायरेक्टली चीजें अस्तित्व को देखी जा सकती हैं। वो चीज जो है अभी परंपरा में स्थापित नहीं हो पाया। वो एक महत्वपूर्ण बात जो है बाबा जी बार बार बोलते रहते थे कि जो भी चीजें हैं वो ज्ञान चक्षु से ही दिखती हैं ये सब चीजें, और जितना आप चर्म चक्षु से देखने की कोशिश करो, कितना भी फाइन आप कर लो, उससे ज्यादा अच्छा दिखता है ज्ञान चक्षु से। तो मुझे भी मतलब मैं भी साइंस बैकग्राउंड का, मुझे भी आश्चर्य लगता था कि एक तो मतलब बहुत बड़ा एक जो कहे ना कि पजल चल रहा था पूरे एक परंपरा में, जिसको बाबा जी ने रिजॉल्व किया कि आत्मा का स्वरूप क्या होता है। जैसे आत्मा परमात्मा का, वो आत्मा का स्वरूप डिफाइन नहीं होने मात्र से आत्मा परमात्मा का जो भी बेसिकली एक जो डिफरेंस है वो पता ही नहीं चल रहा था। तो बाबा जी ने उसको एक पहचान करके, गठनपूर्ण परमाणु के रूप में पहचान करके जो उसको भाषा रूप दे दिया और जो समाज को दे दिया, वो एक बहुत बड़ा काम हो गया। मतलब कोई भी आदमी इस दर्शन से पढ़ करके वो ये देख ले रहा है कि जीवन गठनपूर्ण परमाणु है, उसको तर्क रूप में ही पहले स्टेप में स्वीकार हो जाता है। अभी तो उसको दर्शन हुआ नहीं है कि वो सही में गठनपूर्ण परमाणु है या नहीं, लेकिन तर्क रूप में उसको अच्छे से स्वीकार हो जाता है कि हाँ ये एक्सप्लेनेशन सही लगता है। तो तर्क रूप में भी कहेंगे तो अभी तक के जितने भी दर्शन है या जो भी थ्योरी हैं, उन सब के ऊपर ये थ्योरी तो मतलब जो बाबा जी की थ्योरी है वो भारी तो पड़ती है। हम लोगों को जो भी चीजें हैं वो सोचने पर तो मजबूर हो जाते हैं कि इनका जो तर्क है वो तो मतलब हमको ज्यादा तर्क संगत लगता है। तो हमारा जो भी पुराना जो भी किसी भी चीज में मान्यता थी वो टूटती है और इसके प्रति हमारा जो भी है आस्था बनता है। बढ़िया भैया, एक बात और, एक ही आखिरी बात करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसे ये जो परंपरा में एक बहुत ऊंची चीज मानी जाती है वशिष्ठ रामायण और ये अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता में एक श्लोक है, यदि देह पृथक कृत्यम चिति विश्राम तिष्ठसि। अब देह से अलग होना वहां अच्छा लगता था, वो श्लोक भी बहुत अच्छा लगता था, पर कैसे ये जीवन का जब कंसेप्ट आया, जीवन शरीर बनके जो मानव क्या, ये जो बात आई तो एकदम स्पष्ट हो गई, 2 और 2 4 होते हैं इस तरह से। यानी कि क्लैरिटी अगर इसमें बढ़ते, इसमें जितनी क्लैरिटी है, जो चीज यानी कि नहीं देखी जा सकती, रहस्य तो बिल्कुल ओपन हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, ये चीज तो एकदम बाबा जी ने बहुत बड़ा काम किया। जो भी एक रहस्यता जैसा लोगों को लगता था ना, उसको पूरा खोल दिया। कोई चीज रहस्य नहीं है प्रकृति में, ये हमने बना के रखा हुआ है। तो उस रहस्यता को तो उन्होंने एकदम बिल्कुल खोल करके रख दिया, वो हम सभी के लिए सहज हो गया। मतलब ये एक तो अद्भुत जो भी कहे कि अनुसंधान या जो भी बाबा जी ने किया है वो मैं तो मानता हूं कि मैं काफी कृतज्ञता या पूरी मानव जाति को कृतज्ञ होना चाहिए बाबा जी के लिए। ठीक है, बढ़िया। तो अपन कैसे आगे बढ़े? जो मतलब मुझे लगता है कि जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से जो भी बुक है उसके पठन में जो भी प्रश्न है उसको लेकर के करेंगे तो वो ये सब भी मुद्दे खुल ही जाएंगे। तो रैंडम चलने से ज्यादा अच्छा है कि जो चीज हम लोगों ने डिसाइड किया उसके हिसाब से ही चलते हैं। बताइए भैया लोग, कुछ जो इस बुक से हो या कुछ इस तरीके से आप लोगों के डिस्कशन में कुछ निकला हो, वैसे ही चलना ठीक है? कैसा सजेशन है आप लोगों का? नहीं, वो हमारी कुछ समय था भी या नहीं कि, पर मुझे याद नहीं आ रहा है, कल के हमारे पठन में था और कोई हमारे जो मित्र उसमें होंगे तो कुछ आपसे पूछने का भी नक्की किया था, पर वो ना, तो वो चीज मुझे याद में नहीं आ रही है। और जो पठन में थे 6:30 बजे के सुबह के पठन में, उस वक्त जो बातें हमें पूछनी थी भैया से, तो वो बातें किसी को याद आए तो बताइएगा। फिर बाद में थोड़ा बहुत समाधान तो हो गया था अपना। मुझे एक बात याद है कि पूरा स्पष्ट नहीं हुई थी गोष्ठी में कि आकर्षण, प्रत्याकर्षण, दबाव और ये सारी चीजें उनका क्या तात्पर्य है, ये शायद पूरा स्पष्ट नहीं हुई थी गोष्ठी में। शायद आप इसको थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं। पेज नंबर बता सकते हैं भैया कहाँ पर वो डिस्कशन हो रहा था? अभी याद नहीं है, अराउंड 30 कहीं पे, लेकिन एग्जैक्टली ये हमारी भूल है, पर मैं लिख नहीं पाया था। इस वीक में जो भी कुछ होगा हम लिख के रखेंगे भैया जी। आपको याद है कहाँ पर वो आया है? वो तो मुझे पता है, आकर्षण, प्रत्याकर्षण, विकर्षण, वो सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है उन्होंने। समानांतर भौतिकवाद में काफी कुछ इसके बारे में लिखा है, और भी जगह है। शायद ये है क्या? आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या?
दिख रहा है, हाँ। हाँ ये भैया दिख रहा है। ये जो मुझे दिख रहा है पेज नंबर 32 में, ये वाला जी यही। यही ना? दबाव अर्थात वातावरण बस परस्परता बस आकर्षण विकर्षण के लिए बाध्यता। जी ये वाला। तो ये आकर्षण विकर्षण जो बेसिकली बात कर रहे हैं ना, जैसे अभी आप, ये तो हम लोग भी जैसे साइंस में ही देखते ही हैं कि जैसे अभी साइंस में भी देखते हैं कि एटम से मॉलिक्यूल बनने के लिए वो आकर्षण होना पड़ता ही है। तो उसी आकर्षण विकर्षण की बात कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के भार बंधन अनुबंधन की बात कर रहे हैं। तो आकर्षण का मतलब जो हुआ कि इसे एक परमाणु से अणु बनने के लिए आकर्षण आवश्यक है। लेकिन ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है, यदि साइंस में आप लोगों ने पढ़ा हो, कि वो एक अच्छी निश्चित दूरी पे आकर के ही परमाणु बनते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल की बात कर ले, H2O, तो उसमें हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल करके H2O बनाया हुआ है। तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक अच्छी निश्चित दूरी है। उस अच्छी निश्चित दूरी से यदि वो मतलब ज्यादा दूर होंगे तो आकर्षण बल काम करेगा, जो वापस उनको अच्छी निश्चित दूरी पे लाएगा। और यदि उससे नजदीक आ जाते हैं तो विकर्षण बल काम करेगा, जो उनको वापस एक अच्छी निश्चित दूरी पे लाता है। सो उसी सेंस में ये आकर्षण विकर्षण है, ये हर जगह ही दिखता है। आप इसको देखेंगे तो मतलब एटॉमिक लेवल पे, परमाणुविक लेवल पे ये ज्यादा अच्छे समझ में आता है आकर्षण विकर्षण। बड़े स्केल पे भी समझ में आता है। अभी भी देखेंगे तो जैसे एक पत्थर है या जो भी कोई टुकड़ा है, उसको आप ऊपर फेंकें तो धरती उसको वापस आकर्षित कर ही रही है। तो आकर्षण विकर्षण यहां भी दिख रहा है। चुंबक चुंबक के बीच में आकर्षण विकर्षण दिखता है। तो वो आकर्षण विकर्षण जो होता है वो वातावरण के ही प्रभाव, मतलब वातावरण का प्रभाव मतलब एक इकाई का दूसरे इकाई के साथ प्रभाव में ही वो दिखता है। क्या ऐसा कुछ था या कुछ और भी इससे रिलेटेड चीजें थी? किन्हीं को और याद हो चर्चा में? नहीं शायद यही थी। अच्छा है। इसमें एक महत्वपूर्ण जो शोध का मुद्दा है ना, कि साइंस अभी तक जो है ना, 2 ही तरीके के बल की बात करता है, मतलब एक आकर्षण और एक विकर्षण बल। लेकिन बाबा जी भी जैसे उसको नाम दिए हैं सम और विषम, इस तरीके से। लेकिन एक मध्यस्थ बल होता है ना, वो भी कोई एक बल है, उसकी पहचान साइंस में नहीं है। तो जो बाबा जी एक मध्यस्थ बल की बात कर रहे हैं ना, वो एक समझने की वस्तु है। वो क्या चीज है, वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कि मध्यस्थ बल का मतलब क्या होता है। अभी अभी ऐसा अपन मानते हैं ना कि जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ आकर्षण बल के कारण घूम रहे हैं, जबकि यहां पर जो बाबा जी कह रहे हैं कि वो आकर्षण बल के कारण नहीं घूम रहा है, वो शून्याकर्षण में है। वो एक अच्छी निश्चित दूरी पे है तो वो शून्याकर्षण में। उस अच्छी निश्चित दूरी से यदि वो दूर जाता है तब आकर्षण बल लगता है, और उससे यदि नजदीक आता है तब विकर्षण बल लगता है। जब वो एक अच्छी निश्चित दूरी पे वो घूम रहा है तब वो शून्याकर्षण में है, तब वहां पर वो मध्यस्थ बल काम कर रहा है। वहां पर ऐसा नहीं है, आकर्षण और विकर्षण वो एक दूसरे को कंपनसेट करके वो मतलब ऐसा किया हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये शोध का मुद्दा है, मुझे लगता है कि इस पे शोध होना चाहिए कि जो साइंस ने जो भी मतलब सर्कुलर मोशन में, मतलब वो बोलता है कि कोई भी चीज एक्सेलरेट कर रहा है तो उस पर फोर्स होना ही चाहिए। तो उसने अपनी तरीके से एक्सेलरेशन को डिफाइन किया हुआ है, और एक्सेलरेशन के मतलब सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन है तो उसके लिए नाभिक की ओर एक बल होना आवश्यक है। बिना उस बल के वो सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा साइंस के जो भी बैकग्राउंड के हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, जैसे मेरे को भी दिक्कत होती है। तो वो दोनों ही चीजों को मतलब कंपैरेटिव स्टडी करके ही वो रिजॉल्व होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। जी बताएं, कोई और कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था भैया, ये जो आकर्षण और विकर्षण का जो है बल, इसको प्रैक्टिकली जैसे 2 व्यक्तियों के बीच में या कोई मानवीय संबंध किस तरह से किस निश्चित दूरी जो है बताई है, ये
तार्किक रूप से मुझे समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का और सारा जो अणु से परमाणु बनना करना, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच में या मानवीय संबंध में इसको आकर्षण विकर्षण के संबंध को या जो अच्छी निश्चित दूरी है उसको कैसे थोड़ा इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब इस चीज को अपन यहाँ पर भी मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ये आकर्षण विकर्षण यहाँ पर भी कैसे होता है। अभी भी होता ही है। जैसे अभी अपन देखेंगे कि एक आदमी की किसी अच्छाई को देख करके हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो मतलब हमारे को वहां दिखता ही है कि हम उसके साथ मतलब हमारा मित्र संबंध बनता है और हम काफी उसमें मतलब हमारे को अच्छा लगता है। लेकिन किसी एक समय बाद ऐसा भी होता है कि उसमें कुछ दूसरी बुराइयां दिख जाती है। अब जैसे ही वो बुराइयां दिखती हैं, वो हमारे को वहां उस व्यक्ति से विकर्षण भी होने लगता है। हम जिस व्यक्ति से पहले आकर्षित हुए थे, उस व्यक्ति से पहले विकर्षित भी होने लगे उसी व्यक्ति से। तो बेसिकली ये जो बाबा जी जो कह रहे हैं कि यदि संबंधों की ठीक ठीक पहचान नहीं हुआ है और उसमें जो मूल्य है उसको निश्चित नहीं किया है, तो यही आकर्षण विकर्षण वहां भी दिखेगा। हमारे जीने में दिखता ही है आकर्षण विकर्षण। हमारे जो संबंध है जिसमें जीना है, आप उसमें देखिए ना, वो हमारा एक अच्छी निश्चित दूरी है, उसको मध्यस्थता कहाँ आता है। हम या तो किसी एक समय पे मतलब समावेश में चले जाते हैं, मतलब आकर्षित हो गए, या किसी दूसरे टाइम पे हम विषम आवेश में चले जाते हैं जहां विकर्षित हो जाते हैं। तो हर समय एक अच्छी निश्चित दूरी का मतलब वहां पर है कि एक संबंध की सटीक पहचान होना और उसके साथ साथ हमारे को जो संबंध का निर्वाह करना है उसकी निरंतरता। जैसे बाबा जी में मैंने देखा था कि बाबा जी भी जिसके साथ भी संबंध को मतलब पहली बार में ही पहचान लेते थे और उसके साथ उसका निर्वाह करते थे, सामने वाला आदमी आकर्षित विकर्षित होता रहता था, लेकिन बाबा जी में वो आकर्षण विकर्षण नहीं होता था। तो जैसे बाबा जी एक बार ये बोलते थे, मतलब मेरे सामने ये चीज बोले हैं कि हमको ना कोई सुखी कर सकता है ना कोई दुखी कर सकता है, मैं अपने आप में तृप्त हूं। तो वो स्वयं में तृप्त होने के कारण जो है वो मध्यस्थ के रूप में जी पा रहे थे। लेकिन हमारी स्थिति अभी वैसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम जो है अपने सुख के लिए कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाते हैं। वो कुछ समय तक बना रहता है और वो आपस हमारा विकर्षण भी होता है। ये भोग में भी दिखता है। मतलब आप जिस भी तरीके के आप रुचि मूलक आस्वादन की बात कर लेना, मतलब एक सिंपल सा रुचि मूलक आस्वादन, जैसे आपको कोई मिठाई अच्छी लगती है ना, कोई मान लेते समोसा अच्छा लगता है, तो आप उस रुचि के प्रति आकर्षित हुए। लेकिन जैसे ही आप आकर्षित होते हैं और उसको मतलब वो कुछ समय बाद विकर्षण होता ही है, आप उसकी निरंतरता होती ही नहीं है। आपको जो चीज आकर्षित होकर के जिसकी तरफ गए थे वो लगातार रह ही नहीं पाता है। कुछ समय बाद वो उसके प्रति विकर्षण होने लगता है, आपको वो अच्छा नहीं लगता। ऐसा होता है कि नहीं अपने जीने में? रुचि मूलक आस्वादन के साथ भी दिखता है। और जिसको हम मूल्य मूलक आस्वादन कर रहे हैं, मूल्य मूलक आस्वादन वहां पर है ही नहीं। मतलब उसमें भी कहें तो वहां पर भी वो मूल्य मूलक ज्यादातर रुचि मूलक के साथ ही है। इस कारण से वहां भी आकर्षण विकर्षण होता रहता है। तो वो मध्यस्थ जो होना है वो बेसिकली आत्मा में ही वो शक्ति है जो मध्यस्थ बल को वो देता है जीवन में। तो आत्मा की जागृति से ही जो ये आपका आकर्षण विकर्षण होना है वो बंद होता है, फिर आप मध्यस्थ रूप से जी पाते हैं। जी दीदी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, भैया भी कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, नमस्ते सभी को। ये जब आपने ये बात बताई ना कि हम किसी व्यक्ति से कभी आकर्षित होते हैं कभी विकर्षित होते हैं, और फिर जब बाबा जी का सेंटेंस बोला कि बाबा जी के अंदर कभी नहीं होता था कि वो किसी से आकर्षित होते हो या विकर्षित होते हो, तो मेरा ध्यान एकदम से गया कि इसका मतलब हम किसी व्यक्ति से आकर्षित और विकर्षित नहीं होते, बल्कि अगर उस व्यक्ति के प्रति, जैसे कोई व्यक्ति हमसे कोई बात कहते हैं, परेशानी शेयर करता है, अपनी पीड़ाएं शेयर करता है, अभाव शेयर करता है, तो हम उस व्यक्ति से विकर्षित नहीं होते, हम उस दुख से विकर्षित होते हैं। उस परेशानी और उस अभाव को हम सुनना नहीं चाहते बार बार, तो हम व्यक्ति से विकर्षित ना होकर के दुख से विकर्षित होते हैं। और वही व्यक्ति जब अच्छी बातें, सकारात्मक बातें या एक प्रेरणादायी बातें करता है तो हम उससे जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब हम व्यक्ति से आकर्षित और विकर्षित ना होकर उसके से के जो दुख और परेशानी है उससे हम आकर्षित और विकर्षित होते हैं। इसको अलग अलग देखने की बहुत मतलब एक मेरे को आवश्यकता लगी, और आपके वाक्य कहते ही मेरा ध्यान गया, क्योंकि हम परिचय में तो ये पढ़ते हैं इन उदाहरणों से कि भाई हम व्यक्ति से आकर्षित विकर्षित होते हैं, पर इसको अब तार तार करके देखने की जरूरत है कि हम किसी व्यक्ति से नहीं, उस व्यक्ति
से दुख या परेशानी जो हम फील करते हैं उससे हम विकर्षित होते हैं। जी बढ़िया। जी बताइए भैया। भैया मतलब ये भ्रमित मानव में केवल आकर्षण विकर्षण होता है, ये आपके बातों से लग रही है। हाँ भैया, जागृत मानव में ये मतलब आकर्षण विकर्षण नहीं होता है। तो भैया ये आप रूप गुण स्वभाव धर्म में हाँ, कहाँ पर फिट होता है? और एक सवाल है, पहला सवाल। और दूसरा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप हम लोगों को प्राण सूत्र, रचना सूत्र, क्योंकि हम लोग आज का अभी डिस्कशन चल रहा है पुष्टि तत्व के बारे में, थोड़ा पूरा बायोलॉजी के साथ थोड़ा जोड़ के उसको बताएं। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल है जी। एक तो दर्शन को आप यदि पढ़ेंगे अच्छे से ना, तो वहां पर मतलब एक ये भी सेंटेंस बाबूजी लिखा है कि हर इकाई का लक्ष्य वातावरण के दबाव से मुक्त होना है। हर इकाई वातावरण के दबाव से मुक्त होना चाहता है। उसका पहला प्रमाण जो है वो गठन पूर्णता है। तो वो गठन पूर्णता होने से जो भौतिक रासायनिक प्रभाव है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन वो दूसरे तरीके के प्रभाव में आ जाता है, जिसमें जैसे अभी हम लोग देखें, अभी हमारे पास हम भौतिक रासायनिक प्रभाव जैसे देखेंगे तो दो चीज को देखना होगा। यदि मैं अपनी बात कर रहा हूं तो उसमें जो जीवन और शरीर दोनों के संयुक्त रूप में ही देखना होगा। तो शरीर में आपको भौतिक रासायनिक प्रभाव दिखेगा, लेकिन जीवन में वो भौतिक रासायनिक प्रभाव नहीं है। लेकिन जीवन में भी दूसरे तरीके के जो प्रभाव हैं, दूसरे तरीके के प्रभाव है यही आकर्षण विकर्षण, जो आपको दिखने लगता है मन के लेवल से। जो मन के लेवल में जो जीने का मतलब है, जिसको राग द्वेष भी बोलते रहे, है ना, वो बेसिकली पहला आकर्षण जो जीवन का हुआ, जो हम सभी जो देखेंगे वर्तमान में, जो मनुष्य की सबसे बड़ी स्थिति कि सबसे ज्यादा वो शरीर के साथ आकर्षित हो गए। तो पहला जो आकर्षण मनुष्य का हुआ है, शरीर के साथ आकर्षण हुआ। शरीर के साथ आकर्षण होने से वो अपना जो अस्तित्व है, मतलब जो अपना जो सही स्वरूप है, उसको बोल करके इसी को ही सही मान ली। और इसको सही मानने के कारण जो ये शरीर से आकर्षण हुआ, शरीर से आकर्षण होने का मतलब ही है रुचि में चले जाना, मतलब 4 विषय 5 संवेदनाओं में जीना। अब उसको इस आकर्षण को कितना भी बना के रखे, 4 विषय 5 संवेदनाओं में से किसी एक भी तरीके के चीज को कितना भी निरंतर बना के रखे, वो निरंतर जो जीवन की जो तृप्ति है उसको दे ही नहीं पाता है। वो आकर्षण कुछ समय बाद विकर्षण हो ही जाता है। इसी में उलझा हुआ आदमी आकर्षण विकर्षण में, वो उस दबाव को ही झेल रहा है। तो जो ये प्रकृति का एक तरीके से कहें कि मतलब उसका एक तरीके से ये कहें कि बनावट ही है कि वो दबाव से मुक्त होना चाहता है। तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस दर्शन से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उस दबाव से मुक्त होने की आशा हमारे को इस दर्शन में दिखाई दी, और एक व्यक्ति ऐसा दिखाई पड़ा जो इस दबाव से मुक्त हुआ है, तभी हम इस दर्शन से जुड़े हैं। सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो यही है। तो वो मुक्ति होगा कैसे, उसके लिए ही पूरा ये जो दर्शन और ये पूरा जो वांग्मय लिखा हुआ है ना भैया। आपके दूसरे वाले क्वेश्चन पे पहले कंप्लीट हो जाए, फिर अपन आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी रेखा दी, क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं थी? क्योंकि आपने स्पष्ट नहीं किया, बात सही थी या नहीं? नहीं दीदी, आपकी बात सही थी, आप जो बोल रही हैं वो ठीक है। ऐसा ही है कि व्यक्ति के साथ आकर्षण, अभी अपने को व्यक्ति भी कहाँ दिखता है अभी, मतलब हम व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में भी नहीं पहचानते हैं। अभी हमारा पूरा समय मैक्सिमम आप देखेंगे ना, वो मन के लेवल से ही ड्रिवन हो रहा है, और मन का काम वही है, आकर्षण विकर्षण। सबसे ज्यादा मन आकर्षण विकर्षण में लगा हुआ है, चाहे वो रुचि मूलक हो या व्यक्ति के किसी एक खास गुण के साथ हो, ऐसा ही सारा कुछ बना हुआ है। ठीक है दीदी? जी भैया हाथ रहे, और किन्हीं को भी कुछ शेयर करना है, एक महत्वपूर्ण बात है जी। एक और प्रश्न था आकर्षण से संबंधित, ऋणाकर्षण और घन आकर्षण में क्या फर्क है? ऋणाकर्षण और धनाकर्षण। ऋणात्मक आकर्षण और धनात्मक आकर्षण। बिल्कुल, कोई बताएंगे? जी अश्विनी भैया, आपका भी हैंड रेज किया हुआ है। हाँ, मैं तो यानी कि अभी मैंने वो पढ़ा, यानी जो हमारे चर्चा में चल रहा था कल था वो, उसमें पेज नंबर 29 में ये अस्तित्व नित्य वर्तमान है, उसमें थोड़ा मैं यानी कि बिल्कुल क्लियर, यानी ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ था। पेज नंबर 29 पे है वो, और उसके आखिरी वाक्य में एक है कि अस्तित्व में निषेध नहीं है।
उसमें भी हमें थोड़ी परेशानी पड़ी थी समझने में। ओके, सो 3 चीज आ गए। पहले तो एक अस्तित्व नित्य वर्तमान है, अस्तित्व में निश्चित उसी नहीं है। पैराग्राफ में ये बातें थी भैया। हाँ, उससे पहले जो केविन भैया ने पूछा है ऋणाकर्षण धनाकर्षण, है ना, उसको वो लेकर कर के चर्चा कर ले अपन लोग। जी जी, ये तो मैंने बताया है कि बस मेरा हाथ इसलिए नहीं था, आपको जब भी अनुकूल लगे बताइएगा। हाँ, मतलब वो सीक्वेंस में चलेंगे। एक तो ये ऋणाकर्षण धनाकर्षण वाली बात है, और उसके बाद आपका ये वाला अस्तित्व स्थिर है, नित्य वर्तमान है, और तीसरा जो चीज था वो जो प्राण सूत्र की बात थी। अस्तित्व में निषेध नहीं है। हाँ अस्तित्व में निषेध नहीं है। हाँ, वो इसमें ही आ जाएगा। और फिर इसके बाद एक प्राण सूत्र की बात थी, रचना सूत्र, उसको तो जी कोई बताना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे हैं? ऋणाकर्षण धनाकर्षण को पहले लेते हैं क्योंकि वो आकर्षण विकर्षण से जुड़ा हुआ है, तो पहले इसको क्लोज कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जी बताइए भारती दीदी। भैया धनाकर्षण ये जो दोनों बता रहे हैं वो सम विषम से मैच हो रहा है क्या? वही उसी का ही स्पष्टीकरण वो चाह रहा है। अच्छा ठीक है भैया। तो पहले एक बार आप लोगों की बात सुन लेते हैं, फिर इसमें आगे मतलब मैं अपनी बात रखूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। वो भैया मैंने वो सहअस्तित्ववादी विज्ञान की जो वीडियो देखी थी, उसमें जो मेरे को क्लियर हुआ वो मैं बता सकती हूँ। उसमें कहा है कि जो वस्तु आकर्षित करती है उसको नाम दिया है घनात्मक, और जो वस्तु आकर्षित होती है उसको नाम दिया है ऋणात्मक। तो बाबा जी वहां कह रहे हैं कि ये हम नाम दे रहे हैं, क्रिया तो दोनों में व्यवस्था के अर्थ में ही हो रही है। दोनों परमाणु अंश जो है व्यवस्था के अर्थ में गति कर रहे हैं, तो हम अपनी सुविधा के लिए इनको नाम देते हैं घनात्मक और ऋणात्मक। मतलब आप ये जो दीदी कहना चाह रही है, मैं उसको क्लियर करता हूँ। ये कहना चाह रही हैं कि एक दो इकाई में आकर्षण बल लग रहा है, दो इकाई एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, है ना, तो उसमें से एक लगाने वाला है और एक जिस पे लग रहा है, ऐसा है। मतलब एक लगा रहा है और दूसरे पे लग रहा है, जो लगा रहा है वो उसको धनाकर्षण बोल रहे हैं और जिस पे लग रहा है उसको ऋणाकर्षण। ऐसा दीदी, यही ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बताएं बाकी लोग, आप लोगों ने कुछ उस पे सोचा हो, कुछ बोलना चाहे। देखिए मतलब इंटरेक्टिव रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब सभी अपनी बात रखें, क्योंकि हम सभी लोग लगभग पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम सब एक ही जगह पर है। भैया हाँ, ये लघु और गुरु के रिलेशन में कुछ है क्या, कि गुरु और लघु में एक परस्परता में आकर्षण रहता ही है, तो गुरु जब लघु के तरफ जो बल का प्रयुक्त करता है उसके वजह से लघु गुरु के तरफ खींचने लगता है, तो वो गुरु के लिए ऋणाकर्षण और गुरु के लिए धनाकर्षण। ऐसे मैं क्लियर नहीं ये कर पा रहा हूँ शायद। हाँ, तो आपने उनकी ही बात को उसमें एक और चीज ऐड कर दिया कि वो जो मतलब एक बल लगाने वाला, एक आकर्षित करने वाला, और जो एक आकर्षित हो रहा है उसकी पहचान किससे होती है, तो गुरु और लघु से होती है। आपने उसमें ये चीज ऐड किया। और जी बढ़िया, और बताइए भैया जी। जैसे आकर्षण और प्रत्याकर्षण, इस बात को रखना है ना? हाँ, नहीं मतलब ऋणाकर्षण और धनाकर्षण। अच्छा ओके। भैया का था ऋण आकर्षण में दो बाबा जी ने प्रयोग किया है, ऋणाकर्षण एंड धनाकर्षण। बताइए बताइए आप जी। हाँ बोलिए जी भैया। हाँ, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं क्या, कि जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आई आपकी दीदी। दीदी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। दीदी आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। किसी के सानिध्य में जब हमारा परिमार्जन हो रहा है
तो हम हमारे जो क्रिया हो रही है वो धनाकर्षण की ओर हो रही है, और अगर ह्रास हो रहा है, विकास की तरफ हो रहे हैं तो धनाकर्षण है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए दीदी, आ रही है आवाज। अभी नहीं आ रही दीदी आपकी आवाज, आपने शायद म्यूट कर लिया है। अभी आ रही है क्या भैया? हाँ आ रही है, आ रही है, अभी आ रही है। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मोटा मोटी मेरे को आपकी बात समझ में आ गई कि बेसिकली आपने उसको जागृति क्रम से जोड़ के देखा है। जागृति क्रम में यदि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो धनाकर्षण, और उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ह्रास हो रहा है तो उसको ऋणाकर्षण, ऐसा कहना चाह रही हैं? आवाज नहीं आ रही दीदी की, ठीक है बाद में। जी बताइए, और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? आकर्षण जो क्रिया है उसमें जो आपने नेगेटिव पॉजिटिव बात देखी, उस जैसे हमारा मतलब दो शब्द आता है, आकर्षण प्रत्याकर्षण। तो इसको क्या, आकर्षण मतलब नजदीक जाना, और इसका जो नेगेटिव आप बता रहे हैं, जिस मतलब ये प्रश्न के रूप में आया है कि नेगेटिव तो क्या उससे दूर जाना किसी चीज से। लाइक दो जो पेड़ है वो दो पेड़ है और एक पेड़ उसके बहुत नजदीक आता है तो आकर्षण, पर उससे दूर जाता है तो प्रत्याकर्षण। जबकि व्यवस्था के अर्थ में एक निश्चित दूरी का होना जरूरी है। ऐसा जब तक वो बराबर दूरी पर नहीं होंगे तो व्यवस्था के अर्थ में नहीं होंगे, एक दूसरे को पोषित नहीं करेंगे। मतलब मैं गलत हो सकती हूँ, थोड़ा सा कनेक्शन बिठा रही हूँ, ऐसा भी है जी। देखिए मतलब बहुत सारे वर्ड हैं मतलब दर्शन, जैसे एक आकर्षण हो गया, दूसरा विकर्षण हो गया, तीसरा प्रत्याकर्षण हो गया, चौथा धनाकर्षण हो गया, पांचवा ऋणाकर्षण हो गया। तो ये सब मतलब ये पांच जो है ये अलग अलग क्रिया के नाम है, या ये एक ही चीज को आप मतलब कॉम्बिनेशन है? जैसे मतलब विकर्षण को ही, जैसे ऐसा भी सोच सकते हैं कि विकर्षण को ही ऋणाकर्षण बोल रहे हैं और आकर्षण को धनाकर्षण बोल रहे हैं। भैया जी मैं तो जस्ट ना आकर्षण शब्द का जो आपने नेगेटिव पॉजिटिव कहा ना उसको समझने का और रखने का कोशिश कर रही थी। ऐसा मैंने इन शब्दों को समझा नहीं है पूरा, जो आपने पांच शब्द। मतलब मैं वो यही चीज कह रहा हूँ कि ये पांच शब्द आपको दर्शन में मिलेंगे। अच्छा, आकर्षण, विकर्षण, प्रत्याकर्षण, धनाकर्षण और ऋणाकर्षण, ये पांचों शब्द मिलेंगे आपको दर्शन में। तो ये पांचों जो शब्द हैं वो अलग अलग क्रियाओं के नाम है, या फिर हो सकता है एक ही क्रिया को कहीं पर आकर्षण कर दिया, कहीं पर प्रत्याकर्षण कर दिया, कहीं पर उसको धनाकर्षण कर दिया, ऐसा है क्या? यही अब देखिए साथ में मिलकर के शोध करने का यही उपलब्धि है। भैया जी जैसे इसमें एक बात आती है कि अगर बाबा जी ने, आदरणीय नागराज जी ने ये पांच शब्द रखे हैं तो उनका वास्तविकता भी डिफरेंट ही होगा, ऐसा मतलब समझ में आता है। मतलब समरूप शब्दों को तो नहीं रखा होगा। तो ऐसा समझ में आता है कि प्रत्याकर्षण या आकर्षण कोई अलग वास्तविकता है। जैसा आपने कहा विकर्षण, आप ही से सुना मैंने, तो वो एक अलग वास्तविकता है। धनात्मक आकर्षण और ऋणात्मक आकर्षण वो एक अलग वास्तविकता है। ऐसा समझने में आता है जितना भी अभी तक बात को देखे है। ओके, बाकी लोग बताएं और अपनी बात इस पे। भैया मैं बोलूं थोड़ा? ये जो जैसे चल रहा है ठीक है ना? बाकी हाँ सभी लोग मतलब ये ठीक है ना कि डिस्कशन के साथ मुझे लगता है कि ना ज्यादा अच्छा रहता है। मैं तो ये बड़ी नहीं, यही ठीक है। जी सही बात। इंटरेक्शन ही यानी कि अच्छी तरह से हो रहा है। हाँ बताएं भैया, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन वो उसमें ऋणात्मक चार्ज होता है, और जो मध्यस्थ होता है इसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं, उसमें धनात्मक चार्ज धनात्मक होता है। वो ये ठीक रहेगा? भैया वो तो साइंस के हिसाब से, बाबा जी ने ऐसा दर्शन में नहीं कहा है, उनको सबको कहा है सारे अंश समान है। बाबा जी के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग अच्छा। नहीं है, ये नहीं, तीनों पार्टिकल है, अंश ही है। जैसे ऋणात्मक आकर्षण और धनात्मक की बात चल रही है ना, तो न्यूक्लियस में धनात्मक आकर्षण होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में घूमते हैं उनमें ऋणात्मक रहता है। वही देखिए मतलब अभी क्या है ना, हम सभी के चित्रण में अलग अलग चीजें हैं, हम सभी लोग अलग अलग अनुमान कर रहे हैं, और यही जो कह रहे हैं ना कि ये अनुमान क्षमता सबकी अपनी अभी अलग अलग है, और इससे ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचना होगा। तो हम लोग का जो डिस्कशन है वो देखते हैं उसमें एंड पे क्या निकलता है। पहले बाकी लोग और अपनी बात रखें। भैया अगर जब हम प्रभाव की बात कर रहे थे यहाँ पर कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के प्रभाव में है,
तो मुझे लग रहा था गुण, जो गुण बताया था उसका डिफिनेशन हम लोग परसों बात किए थे इस पर कि गुण के बाद भैया मेरी अभी आवाज आ रही है? नहीं दीदी, आपकी आवाज अभी भी मतलब कट कट के आ रही है और थोड़ा सा दबी भी है। थोड़ा आप देख लीजिए दीदी, कहीं पर और आपका वो अच्छे से वो आ जाए। सबकी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? हाँ अभी आ रही है आपकी आवाज, अभी आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस हाँ। मुझे जो बात समझ में आई, मैं जो शेयर करना चाह रही हूँ, मुझे लगता है कि जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं और हम कहते हैं कि जीवन में परिमार्जन होता है, तो जब परिमार्जन हो रहा है ये घनात्मक एक क्रिया है, तो और जब हम ह्रास की ओर जा रहे होते हैं तो ये ऋणात्मक एक क्रिया है। ऐसा भी कुछ समझ में आता है मुझे। ओके, अब भैया कोई कुछ बोल रहे थे पहले, आप बताएं। जी भैया, तो वही जी। मैं बोल रहा था कि जब वो ध्यान गया परसों दिन वाला, एक वस्तु दूसरे वस्तु के प्रभाव में, जो हम बात कर रहे थे आकर्षण विकर्षण की, तो गुण के प्रभाव से एक वस्तु दूसरे वस्तु के प्रभाव में है, और जो हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, जैसे अभी दीदी भी बता रही थी कि उनके गुणों से, मतलब उनके बारे में सुनते हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं, किसी घटना से प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि और जिसे किसी भी पदार्थ का या मानव का बने रहना, ठीक है, वो तो बने रहने के लिए वो तीन, वो सम विषम की जो बात कर रहा था मैं, क्योंकि ध्यान बार बार मेरे को वहीं पे जा रहा है, सम विषम और मध्यस्थ पर। और जब अभी मुझे लगता है फिर से नेटवर्क चला गया। जी आप बोलिए भैया। हाँ, तो सम में बनाए रहने का उसको, और विषम में बिगाड़ने का, मतलब सृजन के रूप में सम होता है, सहायक रहता है, और जो विषण गुण होता है वो बिगाड़ने के सहायक होता है, ठीक है। और जो मध्यस्थ गुण आप ही बात कर रहे थे कि परंपरा को बनाए रखने की, ठीक है भैया, तो मेरे को ध्यान में तो देखिए आपने उसको गुण से जोड़ा, जबकि यहाँ पर बल की बात हो रही है, आकर्षण बल, विकर्षण बल, प्रत्याकर्षण बल, ऐसा है ना। तो वो गुण के साथ उसको जोड़ेंगे तो वो सम विषम मध्यस्थ वो अलग चीज हो जाएगा भैया। अभी हम सिर्फ बल की बात कर रहे हैं, फोर्स, जिसको अपन साइंस में बोलते हैं ना, फोर्स। जी भैया जी। हाँ बताइए। और बल शब्द से ध्यान दिया भैया, इसका मतलब ये होने के रूप में है, गति के रूप में नहीं है, क्योंकि बल शब्द का प्रयोग जहां भी हुआ है वहां स्थिति के लिए हुआ है। तो देखिए, एक तो चीज क्या है, अपन अपने अब सभी लोगों के पास ये है क्या, परिभाषा संहिता। आजकल तो ऐप में हाँ जी भैया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक एक करके हम सारे वर्ड्स को देखते हैं और उसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए हम अपनी बात से ज्यादा अच्छा है कि जो रेफरेंस है हमारे लिए दर्शन की भाषा को समझना है, तो दर्शन में उसके रेफरेंस को ही समझते हुए चलते हुए ज्यादा उचित है। कैसा, ठीक रहेगा ये? हाँ भैया, क्या ठीक है। हाँ, तो सभी लोग एक एक करके जो ये पांचों वर्ड हैं उसमें से पहले एक जो है आकर्षण को निकाल लेते हैं। आकर्षण, मिला क्या? भैया कोई परिभाषा इस जो खोल रहे हैं उसको कोई शेयर करेगा क्या व्हाट्सएप पर? मैं ही शेयर कर देता हूं। जी भैया, मैं ही शेयर कर देता हूं, एक मिनट। ये दिख रहा है क्या? जी 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 भैया जी। देखिए आकर्षण में दो चीज इन्होंने लिखा हुआ है, ध्यान देने की आवश्यकता, और दूसरा परस्पर मिलन में दूरी का ऋणीकरण क्रिया।
भैया आकर्षण वाली पेज तो नहीं, कौन सा बोल रहे थे भैया, इसमें तो नहीं दिख रही है उसमें। ये देखिए ना, जो मतलब उसमें जो हिंदी के अक्षर हैं उस सीक्वेंस में आ में हाँ ठीक है। जो दूसरा है, या मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं, वहां पर मैंने उसको ओपन करके रखा हुआ है। जी हाँ भैया। दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ, तो आकर्षण में देखिए ध्यान देने की आवश्यकता, ये जीवन के रूप में उसकी बात कर रहे हैं। मतलब ये जो आकर्षण है वो बेसिकली जो जीवन के रिफरेंस में कह रहे हैं, ध्यान देने की आवश्यकता। और दूसरा जो एक भौतिक घटना के रूप में कह रहे हैं, परस्पर मिलन में दूरी का ऋणीकरण क्रिया। ऋणीकरण का मतलब कम होना, ऋणीकरण मतलब कम होना। तो जो दूरी है, वो दूरी का कम होना, उसी को ही आकर्षण कर रहे हैं। ये क्लियर है केविन भैया? जी भैया क्लियर है। हाँ, मतलब एक एक करके वर्ड को अपन क्लियर करते हुए चलेंगे, देन सबको एक साथ पैरेलली देखेंगे। ये जो तो अभी आकर्षण से जो अपन समझने का जो हमारा है, आकर्षण का मतलब जो है कि जो परस्पर मिलन में दूरी का ऋणीकरण क्रिया है, उसको आकर्षण कर रहे हैं। उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मिलन में दूरी का घटना। जैसे अभी एक पत्थर को ऊपर फेंकते हैं धरती से, तो वो क्या है, वो पत्थर वापस धरती की तरफ आ रहा है। तो ये जो परस्पर मिलन हो रहा है, उसमें जो दूरी का जो घटना हो रहा है, यही आकर्षण है। लेकिन भैया जब पत्थर ऊपर जा रही है तब भी आकर्षण बल तो लग ही रहा है पृथ्वी का। वही तो, वो अपनी गति के कारण ऊपर जा रहा है, लेकिन वो आकर्षण बल जो है उसको तो कम कर रहा है, तभी तो वो ऊपर जाने की जगह नीचे आने लगता है। वो एक गति के कारण ऊपर जा रहा है, उसकी एक गति आपने दी है, लेकिन ये आकर्षण बल ही तो उसको क्या कर रहा है, उस दूरी को घटा रहा है। जी जी जी। तो वो जो बल के साथ साथ उसकी वर्तमान स्थिति भी तो है, उसमें गति भी तो है जी। उस गति के कारण वो ऊपर जा रहा है। तो भैया जो हमने उसको गति दी है, हाँ, और वो ऊपर गया, हाँ, जब वो ऊपर गया तो उसको विकर्षण कहेंगे? नहीं, वही कह रहा हूं ना, ये जो वही कह रहे हैं ना, ये विकर्षण नहीं हुआ। यदि वो विकर्षण होता ना, तो फिर तो इसका क्या होता, मतलब वो परस्पर एक दूसरे से अलगाव में ऋणीकरण क्रिया। अच्छा। जैसे अभी अपन साइंस में बोलते हैं ना, दो पॉजिटिव चार्ज को लेते आए, एक दूसरे के पास रखें, तो क्या होता है, वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वो हुआ विकर्षण। ओके। आकर्षण जब बात करेंगे जहां पर वो एक दूसरे के से मिलना चाह रहा है, जहां मिलने की क्रिया हो रही है, वहां आकर्षण, वहां दूरी बहुत कम है। और जहां एक दूसरे से दूर जाने की बात है, वहां विकर्षण है। और भैया जब नीचे आखिर एट रेस्ट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मध्यस्थ? हाँ, वो आ गया। अब वहां पर परस्पर जो, अब वो आकर्षण बल नहीं लग रहा है, वो मध्यस्थ हो गया। वहां पे मध्यस्थ बल लग रहा है। मतलब एक पत्थर पड़ा हुआ है तो वो, और धरती और पत्थर के बीच में बोलेंगे कि मध्यस्थ। बिल्कुल, वो अलग है ही नहीं। मतलब अब आप जब मिल गया ना, तो वो धरती ही है, धरती का ही अंग हो गया वो। करेक्ट। तो ये बल लगा कौन रहा है, मतलब धरती लगा, ये क्या मतलब इसमें इकाई बल लगा रही है, इसका अगर स्रोत ढूंढने जाएंगे तो कहाँ रहेगा भैया? वही मैं कहूंगा ना, तो यही जो सहअस्तित्ववादी जिसको कह रहे हैं ना, कि ठोस ठोस के साथ मिलना चाहता है, द्रव द्रव के साथ मिलना चाहता है, और गैस गैस के साथ मिलना चाहता है। तो यही नियम जो है ये काम कर रहा है कि धरती एक ठोस है, पत्थर भी एक ठोस चीज है। तो वो ठोस जो है, आप इस बड़े ठोस से उस छोटे ठोस को अलग कर रहे हैं, तो वो वापस उसको अपने में मिलाना चाह रहा है। ओके। है ना? आप यहाँ पर किसी गैस को करते हैं यहाँ पर, तो गैस के साथ मिलना चाहता है, गैस धरती के साथ नहीं मिलना चाहता। तो इस पर से जीवन भी जीवन से मिलना चाहते हैं, ऐसा कहा जाएगा? अब इसको तो जीवन जीवन से देखिए वो किस रूप में, वो देखिए भार बंधन अनुबंधन से मुक्त हो गया। वो मिलना चाहता है, वो किस अर्थ में, वो मूल्यों के रूप में मिलना चाहता है। वहां जो मिलन है वो मूल्यों के रूप में है, वो भौतिक रासायनिक रूप में मिलन नहीं है, वो मूल्यों के रूप में मिलन। सही है ना? मूल्य मतलब परस्परता के रूप में मिलन भैया, ऐसे कहेंगे ना?
परस्परता में देखिए, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि जब एक हाइड्रोजन या कोई भी एटम की बात करें, दो एटम को एक दूसरे के पास लाए तो उनका आपस में इंटरेक्शन जो भी है उसको बताने की जरूरत नहीं, उसको पता है। जैसे हाइड्रोजन के पास कार्बन आएगा तो उसके साथ उसको क्या मतलब संबंध का निर्वाह करना है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आएगा मतलब आयरन आएगा, कोई भी चीज आएगा तो उसके साथ उसका क्या मतलब निर्वाह करना है वो उसको पता है, मनुष्य को नहीं पता है। तो मनुष्य में जो भी दूसरा, जो एक जीवन के पास दूसरा कोई जीवन आएगा, इसका जो पहचान पहले से हो जाना और उसमें क्या निर्वाह करना, उसी को ही तो कह रहे हैं मूल्यों की बात, कि जो जागृत आदमी है उसमें पहले से ये चीजें तय हो जाती कि कोई भी इकाई उसके पास आएगा तो उसके साथ उसकी क्या पहचान होनी है और क्या उसको निर्वाह करना है, उसको पता है। अभी हमारे से नहीं हो पाता है क्योंकि हम में वो चीज निश्चित जो कहे ना स्थापित मूल्य जिसको कह रहे हैं, जो स्थापित हो गया है, अब वो स्थापित के आधार पर उसमें वो जो निर्वाह करना है वो दिखेगा ही दिखेगा। यदि स्थापित नहीं हुआ है तो वो बेसिकली कहीं प्रिय हित लाभ दृष्टि के आधार पर ही होता है। ऐसा ठीक है यहाँ तक? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया अब एक क्वेश्चन था, if अभी you allow me to interrupt, otherwise I'll wait. हाँ, मतलब यदि इससे जुड़ा हुआ है आकर्षण, प्रत्याकर्षण, विकर्षण, धनाकर्षण, ऋणाकर्षण, तो फिर मध्यस्थ से जुड़ा हुआ है भैया, मैं वेट हाँ, कर बोलिए लेता हूं। मध्यस्थ से जुड़ा हुआ है, अगर आप ये टॉपिक बाद में लेना चाहते हो तो मैं वेट कर लेता हूं। बोलिए। हाँ, तो जीवन में मध्यस्थ जैसा कैसे देखेंगे भैया? मतलब जो जैसा मन वृत्ति ये उचित दूरी पे हो जाए, कैसे इसको समझेंगे जीवन में? नहीं, उचित दूरी पे नहीं हो जाएंगे, जैसे वो सब आत्मा के नियंत्रण में आ जाएंगे। तो आत्मा को हम मध्यस्थ बोल रहे हैं भैया, मध्यस्थ बल। आत्मा को मध्यस्थ बोल रहे हैं, मध्यस्थ में ही सम विषम को नियंत्रित करने की ताकत। तो जब तक आत्मा जागृत नहीं हुआ है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि में सम विषम की संभावना बनी हुई। अभी भी मन में देख होता ही है ना सम विषम, रुचि में ही आप देख सकते हैं सम विषम हो रहा है। इसका नियंत्रण की ताकत मन में नहीं है। ओके, अच्छा, वो एंटिटी है ही नहीं, मतलब मीडिएटिंग वाली वो एंटिटी जो है वो आत्मा ही है, मतलब आत्मा ही है, मध्यस्थ बल आत्मा ही है। तो वो नियंत्रण आत्मा ही कर सकता है, मन नहीं कर सकता। इवन बुद्धि भी नहीं कर सकता, बुद्धि भी नहीं कर सकता। यदि बुद्धि ही यदि उसको नियंत्रित कर लेता तो उसके आगे जागृति की आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये एक तरीके से कहेंगे कि जो अस्तित्व में बनावट ही है कि आत्मा ही मध्यस्थ, वही मन जो है बेसिकली मन वृत्ति चित्त बुद्धि को नियंत्रित कर सकता। ठीक है भैया? हाँ, और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड? थैंक यू। हाँ भैया, ये ना आकर्षण और विकर्षण क्या ये व्यवस्था के अर्थ में है? बिल्कुल है ना, व्यवस्था के अर्थ में। फिर भैया जी मतलब ये आकर्षण बल नहीं होता तो ये धरती अपने स्वरूप में कैसे बनी रह पाती? ये जो ठोस स्वरूप में धरती बनी हुई है तो कहीं ना कहीं ये आकर्षण बल बना हुआ है, तभी तो। भैया जी, अगर धरती की बात करते हैं तो वो तो भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड है, लेकिन अगर जीवन की बात करते हैं तो क्या जीवन के जगत में हम ऐसा भाषा बनता है कि जीवन के मतलब जीवन जो चैतन्य इकाई है वहां पर आकर्षण विकर्षण व्यवस्था के अर्थ में नहीं है? क्योंकि अभी अभी मध्यस्थ की बात आई। देखिए, जब तक, वही मैं कह रहा हूं कि जब तक मध्यस्थ नहीं हुआ है वो आकर्षण विकर्षण का नियंत्रण नहीं, आकर्षण विकर्षण तो हो ही रहा है। जो ये आशा बंधन बोल रहे हैं, जो बोलते हैं ना कि गठनशील से गठनपूर्ण परमाणु जैसे ही बनता है, वो आशा बंधन से युक्त हो गया। ये तो पता होगा ना सभी लोगों को? हाँ जी। जी तो ये इसका मतलब ही है कि वो आकर्षण से शुरू ही कर रहा है और वो आकर्षण के साथ साथ विकर्षण होता ही है। जहां आकर्षण है वहां विकर्षण भी होगा और इसी में वो उलझा हुआ है। अब यही चीज है कि वो मध्यस्थ होने के लिए बाध्य है, वो मध्यस्थ होने के लिए बाध्य है। ये मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि प्रकृति की बनावट ही यही है कि जहां भी कुछ घटना घट रही होगी वो बेसिकली वो जो कहे ना, प्रकृति का जो अपना लक्ष्य है कि वो वातावरण के दबाव से मुक्त होना चाहता है। वातावरण के दबाव से मुक्ति मध्यस्थता में ही है, मध्यस्थ बल में ही वातावरण से मुक्त होने का एक पोटेंशियल है।
सम विषम में नहीं है। सम विषम बाहरी दबाव से उस पे प्रभाव पड़ता ही है। ठीक है दीदी? भैया इसको ऐसे ही कह सकते हैं जैसे आकर्षण विकर्षण एक निश्चित और उचित दूरी बना के रखता है दो परमाणु के बीच में, या तो जैसे ग्रह गोल के बीच। देखिए मतलब दो तरीके के परमाणु, मतलब एक गठनपूर्ण और एक गठनशील परमाणु। गठनशील परमाणु में जो मध्यस्थ बल है ना, वो उसकी संरचना को बना करके रखता है। मध्यस्थ बल वहां पर उसके गठन को बना करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो उसका मध्यस्थ गठनशील है, गठनशील परमाणु की जब बात करें, गठनशील की बात करें। हाँ, जब गठनपूर्ण परमाणु की बात करेंगे तो यहाँ मध्यस्थ बल उसकी जो बेसिकली गुणात्मक जो भी क्रियाएं हैं जी, उसको बना करके रखने में कार्यरत। गुणात्मक क्रिया जैसे कल्पनाशीलता, आशा, विचार, इच्छा। बिल्कुल, जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि का जो सही रूप में नियोजन होना है उसके नियंत्रण का काम करता है। बिल्कुल ठीक है, है ना? वहां पर अब उसको बेसिकली गठन को बना के रखने की आवश्यकता नहीं है। वो गठन अब वो बेसिकली बना हुआ है, उसमें विखंडन की संभावना ही नहीं है। जबकि गठनशील परमाणु में विखंडन की संभावना है, बनी रहती है जी। हाँ, तो वहां पर वो बेसिकली वो मध्यस्थ बल काम करके उसको बेसिकली एक गठन के रूप में बना करके रखता है। यहाँ पर उस मध्यस्थ बल की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये गठन क्या हो गया, ये यही अमृत हो गया ना। तो यहाँ पर जो ये जो मध्यस्थ बल है आत्मा का, वो क्वालिटी के रूप में। जी भैया, और कोई कुछ? भैया जी, हाँ बोलिए भैया जी से दो शब्द आए, एक मध्यस्थ और एक आया कि आकर्षण विकर्षण, दोनों व्यवस्था के अर्थ में है। तो क्या हम ऐसा समझें कि जब जागृति क्रम है तो आकर्षण विकर्षण भी कोई वास्तविकता है, और मतलब है वास्तविकता, और जब जागृति क्रम है तो उसमें मध्यस्थ ही वास्तविकता है, मतलब मध्यस्थ ही सही क्रम है, मतलब ऐसा ये कहना ठीक है? क्योंकि जब मध्यस्थ होगा तो फिर आकर्षण विकर्षण नहीं होगा जीवन में, ऐसा मेरा ध्यान जा रहा है। लेकिन जागृति क्रम में तो हम यहीं से शुरू करते हैं भैया जी, ऐसा ध्यान जा रहा है। जागृति क्रम में तो रहेगा ही आकर्षण विकर्षण, है ना? तो उससे उसके मतलब वो जाकर के आत्मा की जागृति के साथ ही उस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ के जैसे हमने डिसाइड किया था ना आकर्षण, ये प्रत्याकर्षण पे अब हम लोग देख लेते हैं इसको। भैया एक क्वेश्चन आपके जो लाइन था उस पे था, गठनशील पे। गठनशील में जैसे आपने बोला कि जो मध्यस्थ बल है वो गठन को, संरचना को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल, तो ये भी मतलब क्या मध्यांशी लगा रहा है जो उसमें न्यूक्लियस होगा वही? बिल्कुल, अच्छा ओके ठीक, वही लगा ही रहा है। अभी भी साइंस भी जो कह रहा है ना, वो न्यूक्लियस का ही फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा हुआ है। अभी साइंस के हिसाब से भी वही है। ओके। और ये भैया ऐसा कुछ ऐसा इसमें न्यूक्लियस में जो ये अंश, अब जैसे आपने बताया, बाबा जी ने तो बताया सारे अंश एक जैसे होते हैं। हाँ। तो ये जो ये मतलब न्यूक्लियस जो अंश है वो भी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एक जैसा ही हुआ, तो इसमें ऐसी क्या? अच्छा ठीक है जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मध्यांश में ऐसा मतलब ये कुछ स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से, सेटिंग की वजह से होता है, या कुछ मध्यांश में कुछ स्पेशल वो है? एक तरफ मतलब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। एक तरफ हम जब बोलते हैं कि मतलब सब अंश क्वालिटी वाइज, आपने एक स्टेटमेंट बोला था सब अंश एक जैसे हैं, जैसा उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसा नहीं बताया अलग अलग, बट यहाँ देखते हैं तो फिर मध्यांश वो है मध्यस्थ बल लगा रहा है तो वो अलग दिखता है मतलब। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि समझने में। देखेंगे ना, देखिए मतलब मेरे को जो उसमें लगता है, मैं अभी उसमें बहुत ऑथेंटिक नहीं कह सकता क्योंकि मैं खुद भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, सारा कुछ है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा ही रहा हूँ 11th-12th में, है ना। और बच्चों को ये मैं नहीं बोल पाता हूँ अभी कि ये सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान ही है, क्योंकि अब साइंस का जो भी बैकग्राउंड है। लेकिन जो मेरा अनुमान बनता है कि अभी व्यक्ति के रूप में भी देखे ना, तो जैसे एक व्यक्ति की देखेंगे तो पहचान अलग अलग ढंग से होती है। जैसे एक ही व्यक्ति पिता के रूप में है तो वो अलग तरह से व्यक्त हो रहा है, एक ही व्यक्ति जो है पुत्र के रूप में है तो वो अलग तरीके से आचरण कर रहा है, एक ही व्यक्ति मित्र के रूप में है तो अलग तरीके से आचरण कर रहा है, एक ही व्यक्ति पति के रूप में है तो अलग तरीके से आचरण कर रहा है।
तो क्या वो व्यक्ति अलग है? वो अलग अलग जगह वो अलग अलग अपना क्रिया करता हुआ दिख रहा है, तो उससे क्या वो व्यक्ति अलग हो गया? ठीक उसी तरीके से यदि एक अंश को हम नाभिक में रख दें तो वो अलग तरीके से आचरण करेगा। उसको यदि हम एक मतलब जो चक्कर काटता हुआ जो अंश है वहां पर रख दे तो वो अलग तरीके से उसका आचरण दिखेगा। मूल रूप में वो वही है, आचरण के रूप में उसका अलग दिख सकता है। तो अभी जो देखेंगे ना, साइंस आचरण को देख करके नाम दिया हुआ है। साइंस ने आचरण को देख करके उसको नाम दिया हुआ है कि इसका आचरण ऐसा दिख रहा है, तो इसको उसके आचरण का नाम दिया। देखो उसने क्या बोला है, प्रॉपर्टीज ऑफ जो है मतलब ये पढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी ये है, उसकी नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन की प्रॉपर्टी ये है, वो मतलब उसके साथ जो एक प्रॉपर्टी जो उसका आचरण जो दिखा हुआ ना, उसकी बात वो कर, आचरण की जगह पर भिन्नता तो दिख ही सकती है। तो ये आचरण है इस प्रिंसिपल पर, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन है, मतलब ऐसा बोलेंगे? बिल्कुल, अब आपका ही आचरण है ना, आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। जब आप अपने बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपका आचरण अलग होता है, जब आप अपने पिता से इंटरेक्ट कर रहे हैं अलग होता है, जब अपनी वाइफ से कर रहे हैं तो अलग होता है, मित्र से कर रहे हैं तो अलग होता है, ऑफिस में कर रहे हैं तो अलग होता है। आप ही का आचरण अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यक्त नहीं होता। करेक्ट। तो आपके पोजीशन पे आपका आचरण डिपेंड करता है, तो वहां पर भी तो हो सकती है, इसकी संभावना वहां भी क्यों नहीं हो सकती? करेक्ट। वहां पर भी जब वो नाभिक में है तो उसको उसका रोल अलग हो गया। अब उसका रोल हो गया है कि भाई उसको जो है बाकी जो भी चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं उसको नियंत्रित करके रख। जब वो बाहर में है तो उसका रोल है कि भाई उसके चारों तरफ चक्कर काटते हुए वो बेसिकली परमाणु के स्ट्रक्चर को बना के रखना है। भैया लेकिन भ्रमित जीवन और जागृत जीवन में दोनों में मध्यांश में एक अंश है ना, तो इसमें कोई परिवर्तन कैसे आया? नहीं, जागृत अब यदि अभी हम बात कर रहे थे गठनशील परमाणु में, मतलब फिजिकल केमिकल एटम के बारे में। अब ना बात यदि जागृत जीवन में गए तो जागृत जीवन की यदि हम बात करें तो यहां पर जो डिफरेंस है कि एक में मध्यस्थ बल काम कर रहा है और एक में मध्यस्थ बल काम नहीं कर रहा है। जो भ्रमित जीवन है उसमें मध्यस्थ बल काम ही नहीं कर रहा। यदि मध्यस्थ बल काम कर रहा होता तो हम सबको अध्ययन करने की आवश्यकता क्या थी? हमारी आवश्यकता ही नहीं थी, हम नियंत्रित रहते। हमारी आवश्यकता इसलिए क्योंकि हमारे में मध्यस्थ बल काम नहीं कर रहा, तो इस मध्यस्थ बल को जागृत कर रहा है। जो बोलते हैं ना क्रिया की जागृति, जो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता क्या है कि जीवन में जो मध्यस्थ बल है वो कैसे वो काम करने लगे। तो जो जागृत जीवन है उसमें वो मध्यस्थ बल जागृत हो चुका है। तो जागृत कहने का मतलब क्या है? क्या चीज की जागृति? जागृत जीवन कहने का मतलब किस चीज की जागृति? जब ये बात कहते हैं ना जागृत जीवन, ये वर्ड जागृत का मतलब क्या है कि पहले वो सोया हुआ था, अभी भाषा के रूप में देखें कि पहले वो निष्क्रिय था, अब वो क्रियाशील हो गया। इसी अर्थ में ना उसको जागृत कहेंगे। जैसे अभी सोना और जागने में जैसे कहते हैं, सोने में क्या होता है? निष्क्रिय रहते हैं, जागने में क्रियाशील हो जाते हैं। तो पहले आत्मा क्रियाशील नहीं था, अब वो क्रियाशील हो गया, इसी को ही जागृति कह रहे हैं। हाँ, एक मिनट, केवीएम भैया से पहली बार। केवीएम भैया क्या कुछ ठीक हुआ? नहीं ठीक लगता है, एकदम अच्छे से समझाया आपने। हाँ, सिर्फ केवल हाँ ये थोड़ा चित्रण में लाना कि वो कैसे अचानक जागृत हो जाता है जो मध्यांश है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ अच्छा समझाया आपने। नहीं, अचानक नहीं होता भैया, यही तो एक दिक्कत है। मतलब अचानक हो जाता है। देखिए मैं उसमें एक घटना बताऊं कि मतलब मैं भी इसी आशा में, जब मैं बाबा जी के पास गया था ना, तो मैं भी इसी आशा में गया था ना कि मेरा मध्यस्थ बल वो जागृत कर दें। मतलब अब मैं बोल रहा हूँ मध्यस्थ बल, मेरे में ये था अपेक्षा ना कि मैं जाऊंगा और जिस नियंत्रण को मैं पाना चाह रहा हूं वो नियंत्रण मुझे वहां जाकर के उनके प्रभाव में अपने आप ही हो जाए। मतलब मेरी जो मैं मतलब जिस सोच के साथ वहां गया था, जिस आशा के साथ वहां गया था, और जाकर के काफी मतलब मन से उनकी सेवा भी करता था। और एक दिन बाबा जी ने बहुत डांटा और उन्होंने एकदम क्लियर कहा
कि हमारी सेवा करते हो तो इससे ये भ्रम में मत रहना कि ज्ञान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, प्रयास करना ही पड़ेगा। तो ये जो जागृत करना है भैया, वो सबको उस अनुरूप श्रम तो करना ही पड़ेगा। मतलब अभी जो एक हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, मेरे को भी हुआ था कि अपन जो इस परंपरा में है वहां पर शक्तिपात जैसी एक घटना है जिसके बारे में कभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो ऐसे हमारे भी चित्र में आता है ऐसी कोई शक्तिपात होगा और हमारे में भी जागृति हो जाएगी। लेकिन मैं तो जितना बाबा जी के पास रहा, मुझे वो ऐसा नहीं दिखा। हाँ, उसमें क्या मतलब उनकी तरफ से सहयोग हो सकता है कि भाई आपको प्रेरणा मिल सकती है, उनसे उनके पास रह करके ना आप में हर क्षण ये प्रेरणा मिलती है कि भाई मुझे भी जागृत होना है। बाहर आप रहते हैं ना, तो वो आपको वातावरण जो है वो प्रेरणा की जगह प्रतिकूल प्रेरणा देता है। और साथ ही साथ जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें जो बाधाएं हैं या जो भी कमियां हैं, उसके लिए आपके लिए कुछ रास्ता वो बता सकते हैं। लेकिन जर्नी तो आपको ही तय करनी है, ये तो मेरे को समझ में आया। तो ये एक कोई सडन वाला प्रोसेस नहीं है, उसका भी बाबा जी ने पूरा एक रास्ता बताया ही। ये जो पूरी चीज बोल रहे हैं, भास, आभास, प्रतीति, अनुभव, ये जो बोल रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि आपको डायरेक्ट किसी भी चीज का अनुभव नहीं होगा। पहले भास होगा, फिर आभास होगा, फिर प्रतीति होगा, फिर अनुभव होगा। अभी आप साइंस को भी देखें, आप एक चीज देखें ना कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर जो अभी हम लोग पूरे स्कूल सिस्टम में पढ़ाई करते हैं कि सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन काटते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं हुआ। उसमें बहुत श्रम लगा और एक आदमी की मेहनत से नहीं हुआ। एक आदमी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, दूसरे आदमी ने प्रोटॉन की खोज की, तीसरे आदमी ने न्यूट्रॉन की खोज की, उससे पहले किसी आदमी ने उसकी खोज की कि न्यूक्लियस में कुछ होता है और चारों तरफ चक्कर काटता है। तो बहुत मेहनत करके वो चीज आई। तो यहाँ पर भी बाबा जी ने जो एक चीज कर दिया ना कि बाबा जी ने हमारे लिए थोड़ा सा आसान कर दिया कि एक जो चीज है कि बाबा जी को एक अंधेरे में तीर चलाना पड़ा। जैसे आज के दिन हम साइंस पढ़ते हैं तो हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत सहज लगता है, लेकिन आप सोचिए आज से 100-200 साल पहले लोग वो सोचते होंगे, उनको कुछ भी पकड़ में नहीं आता होगा कि क्या एटम है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो बात ही अलग है, एटम ही नहीं समझ में आ रहा, एटम जैसी कोई चीज होती है। तो उनके मेहनत का फल आज पूरे समाज को मिल गया कि वो सब एज इट इज अपने पास मिल जाता है। तो जो बाबा जी की मेहनत का जो फल है कि उन्होंने जो श्रम करके जो देख लिया वास्तविकता को, उसको भाषा रूप दे दिया, तो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा आसान हो गया, पूरा ही ज्यादा आसान हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको मतलब पढ़ने के साथ ही उसका अनुभव हो जाए। ये पढ़ने से भास ही होगा, उसके बाद उसमें हम और जितना करेंगे, आभास, फिर प्रतीति, फिर अनुभव होगा। ठीक भैया, केविन भैया? जी भैया, बहुत बढ़िया। तो उसका मतलब है कि पहले तुलन में जब न्याय, धर्म, सत्य दृष्टि है, और जब चिंतन में सही चिंतन और चित्रण होते हैं, तब बुद्धि पहले थोड़ा सा जागता है, और उसके प्रभाव से जब बुद्धि पूरा जगा हुआ है तब मध्यांश भी जागता है। क्या उसका उस प्रभाव से ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, मतलब ये जो प्रोसेस है उसको समझने की बहुत जरूरत है कि भाई जो क्रियाओं की जागृति होनी है वो कैसे होती है। तो मुझे जो बहुत बड़ा जो चीज लगता है कि एक तो जो अभी चित्त ही है वही बहुत ज्यादा जागृत नहीं है, चित्त वृत्ति ही जागृत नहीं है। तो चित्त वृत्ति में जागृति होना मतलब वास्तविकताओं के प्रति अपना जो भी है सुन करके उस पर सोचना, तर्क उस पर बैठाना। तो ये चित्त वृत्ति की जब जागृति हो जाएगी, मतलब उसकी जितनी क्षमता है उससे वो समझने लगा है, मतलब अब उससे ज्यादा की उसको आवश्यकता महसूस होती है, तब वो बुद्धि को हिट करेगा, उससे जाकर के बुद्धि जागृत होगा। तो लेकिन उससे पहले चित्तवृत्ति का जो जागृति होना है वो तो हो जाएगा। चित्तवृत्ति के जो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली चित्तवृत्ति के ही जागृति की बात कर रहे हैं। इसमें अच्छा मतलब समय लगाने पे ये चित्तवृत्ति के से जितना निकल सकता है समझने का काम, उतना समझ हो जाने के बाद ही वो बुद्धि को मतलब क्या करेगा, मतलब वो पेनिट्रेट करेगा, या बुद्धि पर वो फोर्स लगाएगा कि भाई आप इससे ज्यादा का काम बुद्धि करेगा। फिर बुद्धि भी अपने पूरा दम लगा लेगा, उससे उसको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। जो लास्ट एक चीज करते हैं व्यापकता का, उसको बुद्धि को भी दम लगाने पर भी पता नहीं चलेगा।
तो वो उसको आत्मा को भेजेगा कि अब आप आत्मा जो है उस व्यापक को समझे। तो ये एक सीक्वेंस है। डायरेक्ट बुद्धि की जागृत मतलब वो जागृत होने के लिए उसको कंटेंट पहुंचाना हो। तो ये जो मतलब कंटेंट है, बुद्धि का अलग कंटेंट है, आत्मा का अलग कंटेंट है, जो उसकी जो क्षमता है कि इस चीज को बुद्धि ही समझ सकता है, इस चीज को आत्मा ही समझ सकता है। तो वो कंटेंट से पहले जो मन, जो वृत्ति और चित्त जो समझ सकता है उसको तो पूरा करना। ठीक है भैया, हम लोग हाँ अलग जगह चले गए आकर्षण प्रत्याकर्षण पर। ठीक है, मतलब ये कोई समय तो है नहीं ऐसा लिमिट, इसलिए मुझे लगता है धन्यवाद भैया, बहुत अच्छे से डिस्कशन स्पष्ट होता हुआ। है तो जिज्ञासा अनुरूप डिस्कशन होता है ना, तो हम लोग का इंटरेस्ट भी आता है, मतलब जो एक कहे ना आकर्षण भी बना रहता है, वरना यहाँ से भी विकर्षण होने लगेगा। ऐसा कहना ठीक है? मुझे हाँ इससे बोलिए। रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा था मेरे मन में, कि अगर हम कह रहे हैं कि जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है, इसका मतलब ये होता है कि जीवन में मध्यस्थ बल सक्रिय है। लेकिन अगर ये भी जो जिसमें है वो वही बांटता है, तो अगर जीवन में मध्यस्थ बल सक्रिय है तो फिर हमारा जो चित्त, आत्मा, बुद्धि, आत्मा, ये क्यों डॉर्मेंट है? फिर यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच रहा है मध्यस्थ बल? नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि मध्यस्थ बल सक्रिय है, ये गलत है। गठनशील से गठनपूर्ण परमाणु बनने पे वो भार बंधन अनुबंधन से मुक्त हुआ है ना। संरचना के रूप में मतलब वो फिक्स हो गया, लेकिन क्रिया के रूप में देखेंगे तो जो उसके जो 5 जो भाग बताए गए हैं कि जो नाभिक में है वो आत्मा, फिर उसके बाद बुद्धि, फिर चित्त, वृत्ति और मन। तो वो जो क्रिया के रूप में स्टार्ट करता है, मन की क्रिया से ही स्टार्ट करता है। वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये सब चुप है। चुप कहने का मतलब जैसे अभी उसको मैंने बताया, चुप और जागृत होने का मतलब सोना, जब आप सो रहे होते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय बोलते हैं। जब जाग जाते हैं तो इसको बोलते हैं सक्रिय हो गए। तो जो पहला जो वो स्टार्ट कर रहा है वो मन के लेवल से ही स्टार्ट कर रहा है, और मन के लेवल से स्टार्ट कर रहा है तो वो पशु मतलब जीव शरीर को चला रहा है। जहां पर पूरी तरीके से वो वंशानुसंगत विधि से चल रहा है, वहां पर चित्त वृत्ति भी डेवलप नहीं हुआ है। मध्यस्थ तो बहुत दूर है, चित्त वृत्ति भी डेवलप नहीं हुआ है। वो कई शरीर यात्रा पशु चलाने के बाद वो मानव शरीर ले रहा है, जहां पर आकर के उसकी चित्त वृत्ति डेवलप हो रही है। और हमने इस कई मानव शरीर यात्रा भी चला लिया है, जिससे अभी चित्त वृत्ति हमारा इतना डेवलप हुआ है। इससे आगे का जो काम है वो अब बुद्धि की जागृति और आत्मा की जागृति बची हुई है। तो वो गठनपूर्ण परमाणु में मध्यस्थ बल काम कर रहा है, या तो आप उसको भौतिक परमाणु के जैसा सोच रहे हैं, भौतिक परमाणु के जैसा सोच रहे हैं कि वो मध्यस्थ बल जैसा उसकी संरचना को बना के रखने के लिए मध्यस्थ बल है, वैसा ही गठनपूर्ण परमाणु में भी आप मध्यस्थ बल देख रहे हैं। यहाँ पर चैतन्य क्रिया के रूप में इस मध्यस्थ क्रिया को देखना पड़ेगा। वहां पर वो भौतिक रासायनिक क्रिया के रूप में वो मध्यस्थ क्रिया दिख रही थी। दोनों में डिफरेंस है दीदी। अच्छा, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जब हम मध्यस्थ बल का बात करते हैं तो बल का मतलब मेरे ख्याल से हम फोर्स को बल से इंगित करना चाह रहे हैं। तो अगर फोर्स है कोई गठनपूर्ण परमाणु में, या मतलब मध्यस्थ बल कहीं भी, क्या कहीं भी, पहले तो क्या कहीं भी मध्यस्थ बल सक्रिय है क्या? अभी भी ऐसा मतलब हम सोच सकते हैं? क्या हमारे पास कोई एग्जाम्पल है? बाबा जी का मध्यस्थ बल सक्रिय था, और तभी हम जो है वो मतलब उनके इस जो मध्यस्थ बल सक्रिय होने पर आप देखिए उसका जो प्रमाण था जीने में वो भी दिखता था। मतलब मैं तो उनके सानिध्य में रहा हूं, तो उस मध्यस्थ बल उनमें जागृत है या नहीं है, लेकिन उसका प्रमाण तो दिखता था जीने में। जो मुझ में नहीं है ये भी दिखता था। तो जब हम बल को फोर्स के इसमें समझ रहे हैं, तो वैसे में कैसे रिकॉन्साइल करें कि प्रभाव से मुक्त है? ये जो फ्रेज आपने अभी यूज किया था, क्योंकि बल तो यूज हो रहा है फिर कहीं ना कहीं, अब मध्यस्थ हो या कोई और हो, तो वहाँ प्रभाव से बाहरी वातावरण से मतलब किसी का तो प्रभाव है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है। तो प्रभाव से मुक्ति को कैसे समझे? देखिए मतलब प्रभाव से मुक्ति, जैसे बाबा जी की जो स्थिति मैंने देखी है ना, वो बाहरी किसी भी दबाव प्रभाव से मुक्त थे। वो स्वयं में तृप्त थे। मेरे को ये हर समय दिखता,
मैं उनके साथ लगातार रहा हूं, एक क्षण भी मैंने उनमें अतृप्ति नहीं देखी। बाहर घटनाएं विपरीत भी होते हुए मैंने देखी हैं, जहां पर घटनाएं बाहर विपरीत हो रही थी तो भी वहां पर उनमें कोई भी अतृप्ति या कुछ भी एक तरीके का जो एक कहना कि दुखद स्थिति हुई, वो ऐसा नहीं है। हम लोगों में हुआ, उनमें नहीं हुआ। तो जो यहाँ पर जीवन में मध्यस्थ बल को समझना है, वो इस तरीके से समझ में आएगा कि वो जो जीवन अपने आप में पूरी तरीके से तृप्त है, उसमें कोई भी बाहरी प्रभाव काम ही नहीं करता। वो एक ही प्रभाव काम कर रहा है, आत्मा का। वो आत्मा का प्रभाव मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि पे है। इस कारण से मन पे दूसरे चीज का प्रभाव ही नहीं पड़ता। वो मध्यस्थ बल के नियंत्रण में आ गया। जब तक वो मध्यस्थ बल के नियंत्रण में नहीं है, तब तक वो बाहरी प्रभाव से मुक्त नहीं है। तब तक उस पर बाहरी दबाव प्रभाव काम करेगा ही करेगा। एक बार वो मध्यस्थ बल के प्रभाव में आ गया तो वो हमेशा के लिए वो प्रभाव बना ही रहता है। एक तरीके से कहें कि मन पूरी तरीके से आत्मानुसंगी बन गया। अब उसको चाह करके भी मन किसी दूसरे के शरीर के अनुसंगी बन ही नहीं सकता। वो आत्मा के अनुसंगी हमेशा के लिए हो गया। वो हाँ, उससे वो जो दवाई लेने से पसीना आता है। ठीक है दीदी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी, एक ना मतलब दीदी को सुनते हुए और आपको सुनते हुए मान गया कि फिर जागृति क्रम कहाँ पर आएगा। जैसे जागृति तो एक दिन में नहीं आती कि लाइक मैं अभी बिल्कुल नासमझ हूँ और फिर एकदम से मुझे जागृति आएगी, और जागृति आएगी तो फिर जैसे आपने कहा कि आत्मा के अनुसार सभी क्रियाएं चलने लगेंगी और वो मध्यस्थ हो जाएगा। क्योंकि बीच में जो 4.5 क्रिया, अभी हम 4.5 क्रिया में हैं, और भी हम समझेंगे कुछ कुछ चीजों का भास, आभास, प्रतीति जो आपने शब्द यूज किया, फिर अनुभव होगा, तो फिर वो क्रम कैसे आएगा? क्योंकि हम धीरे धीरे, ऐसा मेरे को फील होता है कि जितना जितना मैं अध्ययन को गहराई से समझती चली जाऊंगी, उतना उतना ठहराव मेरे जीवन में आता चला जाएगा। तो क्या जो ठहराव मुझ में अभी आ रहा है और आएगा आगे और आता ही है, तो ये ठहराव आना मतलब अपने आप से बातचीत होना, अपने आप से परिचय होना खुद का, जैसा आपने कहा भी, खुद बाहर के वातावरण से मुक्त होकर अंदर के वातावरण बने रहना। फिर इसको कहाँ पर रखें, इसे कैसे समझें? जागृति क्रम की वास्तविकता को कैसे समझें? जैसे आप अभी देखेंगे ना, तो अभी आप अपने को भी देख सकते हैं, और यदि इस पूरे धरती को ही आप एनालाइज करें, मतलब इस पूरे मानव परंपरा को एनालाइज करें, अभी तो हम इतनी सारी बातचीत भी कर पा रहे हैं, हम कोई वास्तविकता है उसको लेके बातचीत भी कर रहे हैं। आप आज से सोचिए ना, जिस समय मतलब आदमी बिल्कुल जानवरों के जैसा जीता था, जिसको बोलते हैं ना कि मतलब शिला युग जिसकी बात करते हैं, जहां पर वहां पर क्या लगता है कि मतलब आदमी इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करके उसको समझने का प्रयास कर रहा था क्या? वहां तो वो सिर्फ भोजन पानी के ही तलाश में लगा हुआ था। यदि आदमी का स्टार्टिंग देखेंगे, वो भोजन पानी के ही तलाश में था, उससे ही स्ट्रगल कर रहा था। उससे स्ट्रगल करते 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 अभी आज की स्थिति में देखिए वो ज्ञान की बात सोच रहा है। तो ये जागृति क्रम में ये इतनी दूरी तय हुई कि नहीं हुई? उसी बीच में ये भी हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल की प्राथमिकता बन गई और उसकी जागृति हो गई। पूरे मानव जाति की जागृति नहीं हुई, लेकिन पूरे मानव जाति को भी देखेंगे तो वो एक ही जगह पे नहीं अटका हुआ है, पूरी मानव जाति की भी जागृति हुई है। अभी हम ही सब देखें कि आज से 100 साल पहले जितना तर्क रूप में हम बातचीत कर पाते थे और आज में बहुत डिफरेंस। शिक्षा के माध्यम से हमारा तर्क विकसित हुआ ही है। तो जागृति क्रम में हम आगे बढ़ ही रहे हैं। तो मतलब जागृति क्रम का कहने का मतलब यदि उसको समझेंगे, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा की जो क्रियाशीलता है, उस क्रियाशीलता में मतलब स्लोली डेवलपमेंट हो ही रहा है, सडन डेवलपमेंट नहीं होता। मतलब आप जो बोल रहे हैं ना कि गठन पूर्णता होने के साथ उसी क्षण क्रिया पूर्णता, उसी क्षण आचरण पूर्णता, सब कुछ वही हो गया, तो फिर कर्म की बात ही नहीं, ऐसा अस्तित्व में है ही नहीं। गठन पूर्णता होने के बाद वो क्रिया पूर्णता तक का एक प्रोसेस है, तो वो एक प्रोसेस होने का मतलब उसमें समय लगता ही है। उसी को ही क्रम कहा। क्रम का मतलब करी से करी जुड़ा हुआ रहना।
यदि करी ही ना हो तो वो तो फिर एक ही क्षण की घटना हो जाएगी ना। भैया इसका मतलब वृत्ति, जो मन की क्रिया होगा वो वृत्ति के कंट्रोल में हो जाएगा, और वृत्ति की क्रिया चित्त के कंट्रोल में होगा, और चित्त की क्रिया बुद्धि के कंट्रोल में होगा। ये प्रोसेस है। बिल्कुल जी भैया, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। अभी भी देखेंगे ना तो आप मानव व्यवहार दर्शन में वहां पर लिखा हुआ है अल्प विकसित, अर्ध विकसित बुद्धि के बारे में, पूर्ण विकसित, है ना। वहां पर भी बात है कि चित्त तंत्रित जीवन, बुद्धि तंत्रित जीवन, आत्मा तंत्रित जीवन, है ना। तो अंतिम देखेंगे तो अभी भी मैक्सिमम टाइम अभी देखेंगे तो कहां पर ये चित्त वृत्ति, अभी तो मैक्सिमम टाइम आदमी मन के लेवल पे जी रहा है। क्या आपको कैसा लग रहा है बताइए आप लोग? अभी पूरी तरीके से मन के लेवल में जो पशु जैसा है भाई, जो 4 विषय 5 संवेदनाएं हैं, बस उसको ही लक्ष्य मान के तो जी रहा है भैया। लेकिन अभी जब से पढ़ रहे हैं हम लोग, ये जो प्रिय हित लाभ तो समझ में आने लगा है कहाँ पर हो रहा है, एटलीस्ट प्रिय हित लाभ के बारे में। भैया मैं आपकी बात नहीं कहता, मैं सामान्य जो मनुष्य जो है, मानव जाति को पूरे कलेक्टिवली बात कर रहा था, है ना। मतलब मानव जाति का जो मैं देख रहा हूँ, जो एक बोर मचा हुआ है वो कलेक्टिवली है, उसमें इंडिविजुअल मतलब मैं इंगित नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो हमारी जागृति उससे ज्यादा हुई ही है, तभी हम उसके पीछे ना पड़ के इस चीज के लिए मतलब हम प्रयासरत है ना भैया। हम सभी प्रयासरत है, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा हम इसको प्रधान मान रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको चित्त वृत्ति प्रधान लगने ही लगा, तभी हम इस ओर जो है प्रयासरत है ना भैया जी। हाँ। तो ऐसा कहना नहीं बनेगा कि अभी हम अपने आत्मा के थोड़े थोड़े से कंट्रोल में हैं, क्योंकि कभी कभी तो हम कभी कभी तो जी जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने कहा कि जागृति क्रम में है हम, आगे भी इस सब में बहुत समझदार हो जाएंगे। शब्द यूज होगा अर्ध जागृति, है ना। तो क्या ऐसा कहना नहीं बनेगा कि आत्मा जो मध्यस्थता की बात आई है, अभी हम आत्मा के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े से अभी भी हैं, मतलब ऐसा बोलना नहीं बनेगा कभी कि कभी कभी तो हम सुनते ही हैं न्याय धर्म सत्य से सोचते हैं। जी दीदी, तो उसमें ये है कि उससे ज्यादा आत्मा कंट्रोल करने जा ये कहें कि अभी हमारा जीना मन के लेवल से है या वृत्ति के लेवल से है या चित्त के लेवल से। बहुत सारा चीज रिजॉल्व वृत्ति और चित्त के लेवल से ही हो जाता है। आप यदि चित्त के लेवल से भी जी रहे हैं तो आपके जीने में बहुत सारी आपको अच्छाइयां दिखने ही लगती, और यदि कोई आदमी मन के लेवल से जी रहा है तो वो मतलब शुद्ध पशु के जैसा जीता हुआ दिखेगा। तो अभी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो आत्मा के प्रभाव की जगह मैं उसको कहूंगा कि आप चित्त के लेवल से जीने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपको वो न्याय धर्म सत्य जो है वो चीजें दिख रही है। तो दो चीज कह रहे हैं ना कि पूर्वानुसंगी या परानुसंगी। मन शरीर के साथ तदाकार है तो शरीर का जो भी दबाव है वो उसमें आ रहा है, तो वो 4 विषय 5 संवेदनाओं के लिए मन लालायित है और मन उसके लिए चित्त वृत्ति को प्रयोग कर रहा है। ऐसा जीना हो रहा है, या फिर चित्त वृत्ति ने, जैसे अभी अपन दर्शन पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, है ना, और चित्त वृत्ति में हमारा फैला व्यवस्था की कल्पना होगी, मूल्यों के रूप में जीना है। तो चित्त में जो हमारा जो ये निर्णय हुआ कि मुझे जो है व्यवस्था में जीना है, मूल्यों में जीना है, उस आधार पर आपने वृत्ति को इंस्ट्रक्शन दिया, और वृत्ति जो है वो मन को उस अनुरूप जो है वो प्रेरित कर रहा है कि इस तरीके से जियो। अभी तो हमारा ये हो रहा है कि मन की जगह हम चित्त से ही इतनी सारी अच्छी चीजें करने लगे, तो चित्त के लेवल से ही जीने में बहुत सारे परिमार्जन दिखने लगे। भैया एक प्रश्न था, जैसे प्रिय हित लाभ, भैया एक पहले उनका क्लोज कर लेते भैया, फिर अपन आते हैं। नहीं, इसी से लगता हुआ था कि चित्त के वृत्ति पे जीना, यानी वो प्रिय हित लाभ या सत्य या ऐसी दृष्टि का उसमें फर्क पड़ेगा क्या? वृत्ति की तरफ से जी रहे हैं या चित्त की स्थिति में जी रहे हैं हम, तो उसमें वो फर्क पड़ेगा क्या? मन की, वृत्ति की और चित्त की जो स्थिति होगी उसका प्रिय हित लाभ या न्याय दृष्टि का कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको मैं फिर से मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। एक है चित्त वृत्ति दोनों ही स्थिति में काम कर रहे हैं, चित्त वृत्ति दोनों ही स्थिति में काम कर रहे हैं। एक स्थिति है जहां पर दृष्टि कौन सी होगी जी, मैं बता रहा हूँ ना, कौन सी होगी, प्रिय हित लाभ या एक मिनट में बता रहा हूँ ना। चित्त वृत्ति 2 स्थितियों में काम कर रहा है।
एक तो मन शरीर के साथ अदाकार हुआ, तो शरीर को जो अच्छा लगता है वो मन के लिए भी हो गया, मतलब शरीर को अच्छा लगने का मतलब मन शरीर के साथ अदाकार हुआ, तो मन जो है वो रुचि मूलक आस्वादन के लिए वो प्रयासरत हुआ। इसके लिए उसने चित्त वृत्ति को प्रयोग किया। तो मन जो है वो अपने रुचि मूलक आस्वादन के लिए चित्त वृत्ति को प्रयोग कर रहा है कि इसको और अच्छे ढंग से कैसे करना। तो चित्त वृत्ति वो बिल्कुल मन के अधीन काम कर रहे हैं, सिर्फ मन की जो भी अच्छा मतलब जो उसको अच्छा लगना है उसकी पूर्ति के लिए चित्त वृत्ति काम कर रहा है। एक तो ये हुआ मन चित्त वृत्ति काम करना। दूसरा अब जो बात कहे कि हमने जैसे इस परिचय शिविर किया, फिर उस अध्ययन शिविर किया या इस दर्शन को पढ़ा, इसको पढ़ने से हमारे चित्रण में कुछ फैला कि यार अच्छा जीने का मतलब ये होता है ना। अच्छा जीने का मतलब होता है ईमानदारी के साथ जीना, मूल्यों के साथ जीना, व्यवस्था में जीना, स्वावलंबन पूर्वक जीना। तो जो चित्त में जो ये सब चीजें फैल रही हैं वो मन के रुचि मूलक के दबाव में नहीं फैल रहा। जो चित्त में ये जो फैला, अब वो फैलने के आधार पर जो उसने वृत्ति के साथ उसको निष्कर्ष मतलब निर्णय लेकर के उसने मन को ये भेजा कि भाई अब मन तुमको मूल्य के रूप में जीना है, मूल्यों का आस्वादन करना है, दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे ढंग से जीना है। तो वो चित्त जो है वो मन को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, चित्त अपने हिसाब से मन को प्रयोग कर रहा है। ये दूसरे तरीके से क्रिया हुआ। तो जब चित्त अपने हिसाब से मन को प्रयोग करने लगता है ना, उसमें आपको बहुत सारी अच्छाइयां जीने में दिखने लगती। जो इतने अभी आप जितने भी आप देख रहे हैं संसार में, जो भी बिजनेस और ये सब चीजें दिख रही हैं, वो ऐसा लगता है कि चित्त वृत्ति के अनुसार मन काम कर रहा है। नहीं, वो मन ही अपने लिए चित्त वृत्ति को प्रयोग कर रहा है। चित्त वृत्ति के अनुसार मन काम करने का मतलब ये हुआ जिसको हम कर रहे हैं समझ करके जीने वाला भाग करना। ये हुआ चित्त वृत्ति जो क्रिया किया उस आधार पर उसने मन को अपने अनुसार प्रयोग किया, और इतने पे ही बहुत सारा मन का नियंत्रण दिखने लगता है। अब आप इतने से यदि उत्साह बनता है, जो दीदी बोल रही थी कि अभी हमको अच्छा लगता है, तो आप सोचिए यदि बुद्धि के नियंत्रण में आएगा तो इससे कितना ज्यादा गुणात्मक परिवर्तन हो, और यदि फाइनली आत्मा के नियंत्रण में आ जाएगा तो उसमें कितनी मतलब जीने में गुणात्मकता दिखेगी। अभी चित्त के लेवल से ही इतनी गुणात्मकता दिखती है, तो बुद्धि के लेवल और आत्मा के लेवल से गुणात्मक जो ये कह रहे हैं ना, मानव चेतना, देव चेतना, मतलब यही है कि मतलब वो किस लेवल से जी रहा है। जी दीदी आप बताइए। हाँ भैया जी, मेरा बहुत अच्छा ध्यान गया आपकी बात सुनकर कि कुल मिलाकर बात तो चित्त तक ही है, उसको बस यूज करने का तरीका है। ठीक बात है बिल्कुल। लेकिन एक प्रश्न मेरा हमेशा मन में बना रहता है कि अगर ऐसा ही है कि बिल्कुल 4.5 क्रिया ही खुली हुई है, 5.5 बिल्कुल बंद है, तो फिर हमको कैसे इस मानव को कैसे इसकी भास हो कि कुछ और चीज भी है, ऐसा मेरे मन में आता है। मतलब ऐसा मन में आता है कि अगर कोई चीज बिल्कुल बंद है, उसको खुलने का कोई एक सेकंड के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, या तो उसका एक फीलिंग आ जाए, लाइक कि मैं प्रार्थना करती हूँ तो उस टाइम पर एक अलग ही भाव होता है, तो मुझे एक अलग ही फीलिंग आती है। तो मुझे लगता है कि शायद उस टाइम पर चाहे कुछ सेकंड के लिए कुछ जो सभी क्रियाएं हैं वो अलाइंड हो जाती होंगी, शायद यही जो आनंद मुझे उस वक्त आया शायद ये पूर्णता होगी, तो मोटिवेशन बनता है। लेकिन आज तो बाबा जी हमारे सामने उपलब्ध हुए तो उन्होंने हमें बताया कि हम तो अभी आधे ही समझे, अभी पूरा समझना बाकी है। लेकिन ये मोटिवेशन मानव में स्वयं स्फूर्त विधि से कैसे बने, ये मेरे मन में हमेशा रहा। आप मेरी बात समझ पाए भैया जी? बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ मतलब जो चीजें है ना वो मोटिवेशन कैसे बने रहे, मैं भी बाबा जी से बार बार पूछता रहा कि बाबा जी मतलब मेरे को ज्ञान होगा कि नहीं, अनुभव होगा कि नहीं। तो वो एक ही उत्तर मेरे को हमेशा दिए कि प्राथमिकता होगी तो होगा। अब मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि प्राथमिकता होगी तो होगा का क्या मतलब। मैं पिछले 3-4 साल में मतलब मैं आईआईटी की कोचिंग में पढ़ाया है ना, और मैंने मतलब बहुत सारे बच्चे जो मुझसे आकर के पूछते थे कि सर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मेरे मुंह से भी ऐसे लगा था कि तुम चाहोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। मेरे से भी कहा प्राथमिकता के आधार पर होगा। और ये मतलब पता नहीं मेरे अंदर से सडनली कैसे निकला, और मैंने उसको देखा भी कि जो बच्चे
मतलब जो मेरे को पहले जैसे 10th के बाद आए तो एक बच्चा मुझे ऐसा लगा कि ये कमजोर है, इसका दिमाग इतना नहीं चलता है, और एक दूसरा बच्चा जिसका दिमाग चलता है, ऐसा भी दिखता था। लेकिन जो प्राथमिकता की बात कहें, इस कमजोर बच्चे में प्राथमिकता थी तो वो सफल हो गया, और जिसमें प्राथमिकता नहीं थी उसकी बुद्धि अच्छी रहने पर भी वो सफल नहीं हुआ। तब तो मुझे ये समझ में आया प्राथमिकता का रोल बहुत ज्यादा है, आवश्यकता होने पर होता है। तो हमारे को कितनी मतलब तीव्र इसकी आवश्यकता महसूस होती है, उससे जो ये बेसिकली आप मतलब मैं वो कहूंगा कि उससे जो है ये हमारी जागृति का रास्ता खुलता है। अपन अभी उस चीज को हटा दे कि 4.5 या 10, वो बेसिकली मैथमेटिकल लैंग्वेज में जाने पे मतलब अपन का उत्साह डाउन होता है कि भाई अभी 4.5 में ही है और 10 होगा कि नहीं होगा। तो जब हम पहले से फल परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं ना, वो उसी में ही हमारा वो मतलब एक तरीके से कहें कि उत्साह कम होता है। हम जैसे मैं पर्सनली अपनी बात कहूं कि जब मैं बाबा जी के पास रहता था तो मुझे हर महीने 2 महीने में लगता था कि मेरे विचारों में कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुए, इससे उत्साह बना रहता था। तो आज के दिन भी मुझे जो लगता है ना कि जो मैंने स्टार्ट किया था कि अपने अंदर हर क्षण या हर समय प्रयास होना चाहिए कि अभी जो वर्तमान हमारी स्थिति है इससे फर्दर हमारा विकास कैसे, थोड़ा सा ही हो लेकिन कुछ तो गुणात्मक परिवर्तन हो, उसी से उत्साह बना रहता है। यदि वो थोड़ा सा भी गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है, उसकी जगह यदि ह्रास होना शुरू हुआ तो हमारा मनोबल टूटता है। तो मुझे जो लगता है कि दीदी आप जो पूछ रही है ना, उसमें वो मतलब एक आदमी हमारे सामने जागृत हुआ, जैसे बाबा जी के देखे पूरे कहानी मतलब जो भी उनकी जीवनी है हम सभी ने पढ़ा ही है, तो उनको ही ज्ञान क्यों मिला, तो आप उनका देखेंगे कि उनमें किस लेवल की प्राथमिकता थी। आप हम सब क्या उस प्राथमिकता के जगह पर हैं? उनका मतलब एक देख लीजिए, एक बना बनाया बढ़िया एक समृद्ध व्यापार था उनका, पेंसिल की फैक्ट्री थी, अच्छी इनकम थी उनकी, है ना, परिवार खुशहाल था। लेकिन उसके बाद भी उनकी जो जिज्ञासा थी वो इतनी बलवती थी, इतनी प्राथमिकता थी कि उनके सामने ये सब जो कारोबार और वो सब उनको कुछ दिखता ही नहीं था। उसके बाद वो ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहां पर वो पहले कभी नहीं गए, है ना, और ना वहां पर पता है कि कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे। आज के दिन हमको जाना होता है तो पहले तो हम होटल बुक करते हैं, यहाँ से सारी बुकिंग करके पहले सुनिश्चित करके तब वहां जाते हैं। वो बिना किसी बुकिंग के सारा कुछ करके वहां से उठ करके जिंदगी भर रहने के लिए यहाँ आ गए, और यहाँ आ करके उनको ये भी पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोगों ने कहा समाधि, तो वो समाधि को चलो करके देखना है। समाधि हो भी गया, उसके बाद भी उनको ज्ञान नहीं हुआ तो भी उनकी हताशा नहीं हुई। मुझे तो आश्चर्य होता है कि उनको हताशा नहीं हुई, क्योंकि उनके जीवन का जो वो प्राथमिकता बना हुआ है, करना है तो यही करना, दूसरा कोई काम ही नहीं। तो वो एक बेसिकली प्राथमिकता होने पर हमारे लिए जो नेगेटिव विचार हैं कि हमको होगा नहीं होगा, ये सब बनता ही नहीं है। सिर्फ प्राथमिकता बनने पर उसके लिए प्रयास करना बनता है। यदि प्राथमिकता नहीं बनती है तो फिर जो है वो कौतूहल जैसा मामला होता है, मतलब जहां पर हम पाना चाहते हैं लेकिन पाने की आवश्यकता अभी बनी नहीं। हम उसको पाना चाहते हैं क्योंकि वो एक कहीं से हमको दिख गया है, कुछ हमको इंफॉर्मेशन के रूप में आ गया है, लेकिन उसकी आवश्यकता बनी नहीं है। जो बोलते हैं ना स्थूल इच्छा, सूक्ष्म इच्छा, कारण इच्छा, ये तीव्र इच्छा जिसको कहते हैं, जो तीव्र इच्छा, स्थूल इच्छा, तीव्र इच्छा, मंद इच्छा जिसको कहते हैं। तो एक मंद इच्छा के रूप में हमारे में वो आ गया है, लेकिन जब तक वो तीव्र इच्छा के रूप में नहीं होगा तब तक हम जो है ना हमारी गति नहीं बनेगी। तो ये दर्शन हमको मिल गया है ना, और ये मिल गया, हम इसमें पढ़ रहे हैं, इससे हमको अनुभव हो जाएगा। मुझे तो ये मतलब ऐसा नहीं लगता है, इसके लिए प्राथमिकता भी बननी आवश्यक है। अब वो प्राथमिकता किस विधि से बनती है, उसका जो मुझे एक मैं अपने लिए जो देख पाया हूं कि अपने जीने से जो एक असंतुष्टि होना, कि मैं अपने जीने को लेकर के खुद ही तृप्त नहीं, मतलब मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे को अपने जीने से तृप्ति नहीं हो रही है और मैं खुद अपने को ही नकार रहा कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं होना चाहता, मैं इससे अच्छा होना चाहता हूं। ये जितनी तीव्रता मेरे में रहती है उतना ज्यादा मुझे लगता है कि अपने गुणात्मक परिवर्तन के लिए ना एक अंदर से
मतलब एक दबाव महसूस होता है। जैसे हम कोई भी मतलब विचार रूप में या कर्म रूप में क्रिया कर रहे हैं और वो हम ना मतलब हम बाद में उसका मूल्यांकन करते हैं कि भाई ये क्रिया हम क्यों कर पा रहे हैं, हमसे तो नहीं होना चाहिए, हमसे मतलब खुद से अपेक्षा है कि हम मुझे इससे अच्छा जीना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा चीज कर लेते हैं, हम सभी लोगों को गुस्सा आता ही होगा, है ना। गुस्सा आने के बाद हम सभी लोग पीड़ित भी होती है कि यार हमको गुस्सा क्यों आया, यदि इतने जागृत है गुस्सा क्यों आया, हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए था, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए सभी लोग। होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन थोड़े समय के लिए हम उसके लिए मतलब हमारी प्राथमिकता की यार इस गुस्से को कैसे खत्म करना है, इस क्रोध पे नियंत्रण पाना, वो थोड़े समय के लिए वो हमारे पर रहता है दबाव, बाद में भूल जाते हैं। इसी तरीके से हमारे में क्षण क्षण भर के लिए वो एक दबाव जैसा महसूस होता है जागृति का, उसकी नियंत्रणता नहीं होती। तो जितने क्षण दबाव होता है उतने क्षण हम प्रयास करते हैं, उसका एक क्षण भर का हमारे जो भी कहें आंशिक रूप में हमारे में प्रभाव गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। तो आवश्यकता के आधार पर मुझे लगता है कि हमारा प्रोग्रेस है, जितनी आवश्यकता है उतने के आधार पर हमारा प्रोग्रेस होता है। अभी भी देखे ना, मैं तो देखा हूं अपने साथ के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं, मित्र लोगों को भी बहुत गरीबी से हैं और उनमें तीव्र इच्छा थी पैसा कमाने के लिए, उन्होंने कमा भी लिया। तो जब पैसा कमाया जा सकता है इस स्थिति में भी, जो भी जिसका मतलब उनको पता नहीं था कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाए, लेकिन पैसे कमा लिए क्योंकि उसी के लिए उन्होंने प्राथमिकता बनाई, उसी को ही प्रयास किया। तो इधर भी मुझे लगता है कि इसकी भी प्राथमिकता बनने पर इसमें भी मतलब हमारा मतलब सफलता मिलेगा। जरूरत है तो उस प्राथमिकता बनने की। कैसा, ये ठीक रहेगा? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भैया। बहुत भैया बढ़िया। इसमें जब मैं पहली बार सुना था कि 4.5 क्रिया में है तो मुझे परेशानी हुई थी ये बात को लेकर, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे दीदी से एक बात हुई थी, तो दीदी ने बोला कि ऐसा नहीं है, बाबा जी हमको बोलते थे कि अध्ययन के प्रति जाओ, और हम लोग 4.5 क्रिया में थोड़ा सा इसलिए करते थे कि थोड़ा अध्ययन पे ध्यान भी दो। तो उनका एक बात मुझे बहुत पसंद आई थी कि जो न्याय धर्म सत्य है, ठीक है, जो हम प्रीति के लेवल पे उसमें आभास होता ही है कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसीलिए हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तभी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे में अच्छाइयाँ 50% से ज्यादा है ही, ये बहुत पॉजिटिव बल देता है हमारे अंदर अध्ययन करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ऐसा मेरे को उस समय बहुत अच्छा लगा था वो बात। बिल्कुल भैया, न्याय धर्म सत्य का आभास होता ही है, भाषाभास। जी भैया, अभी चित्रांजन भैया जी हैं आई थिंक, उन्होंने जो बात कही ना, यही मेरा मूल में प्रश्न था। ऐसा मुझे हमेशा लगता रहा कि शायद सत्य, धर्म और न्याय इसका कहीं ना कहीं मानव को भास आभास रहा ही है, तभी उसमें ये इच्छा हुई है कि मतलब मैं इसको फील करूं कंप्लीट लेवल पर, ऐसा। और जो भैया ने अच्छे से रखा, वो सच में प्राथमिकता बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, वो सच बात है। थैंक यू सो मच भैया जी, आपने इतना वक्त दिया। होप सो मेरा ये प्रश्न सभी फ्रेंड्स के लिए यूजफुल रहा हो। जी दीदी, बहुत बढ़िया। लेट मी एडिट, वी आर गोइंग वेरी वेरी, यानी कि बहुत अच्छे से हम जा रहे हैं भैया जी। उसको मैं थोड़ा सा और कर दूं, जो दीदी बोल रही है उसको समझने की जरूरत है। अभी भी अपने में स्विच जैसा होता है, कुछ समय लगता है कि मैं अच्छा जी रहा हूँ, कुछ समय लग रहा है कि खराब जी रहा हूँ। वो स्विचिंग जैसा होता है, तो स्विचिंग का मतलब जो है ना कि मैं किस जगह पे हूं। जैसे अभी बोलता हूं ना कि मैं कई बार मन के लेवल पर कार्यरत है, मन के लेवल पर मैं कार्यरत होने का मतलब मन मतलब सुपीरियरिटी में है, मन अपने अनुसार हर चीज को नियंत्रित कर रहा है, मन ही चित्तवृत्ति को नियंत्रित कर रहा है। और जैसे ही वो मैं मन की जगह चित्त पे जाके के बैठ जाता है, तो वो चित्त अपने हिसाब से मन वृत्ति को प्रयोग करता है। तो ये जो एक जो कहते हैं ना टू वे जो स्विचिंग है, वो हम लोगों में दिखता है। जिस क्षण हम, जो आप बोल रहे हैं न्याय धर्म सत्य हमको दिख रहा है, हम जिस क्षण चित्त पे जाकर के मेरा मैं बैठ जाता है ना, उस क्षण हमको लगता है कि हमारे में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जैसे ही वो मैं मतलब वहां चित्त की जगह मन पे आ जाता है, तो फिर हमको लगता है यार हम तो खराब जी रहे हैं। तो ये होता कैसे है कि जितना हम जैसे अभी हम दर्शन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अभी हम देखेंगे तो हमारे में हम चित्त के लेवल पे अभी कार्यरत हो रहे हैं। अभी हम देखेंगे चित्त के लेवल पे कार्यरत है कि चीज को पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, चित्त वहां पर ज्यादा क्रियाशील। मन हमारे को ऐसा नहीं कि अभी हम पढ़ रहे हैं और हमको ऐसा मन कर रहा है या समोसा का स्वाद करना है या ये करना, अभी हम इसी केस। लेकिन ये पढ़ने लिखने के बाद जैसे ही छोड़ देंगे और जैसे ही घर में आएंगे, कुछ चीज देखेंगे सामने, उसको खाने का मन करेगा,
या गाना सुनने का मन करेगा, तो वो फिर वापस मन की जगह पे जो है वो मैं चला जाए, है ना। तो ये जो बेसिकली मन का फ्लक्चुएशन जो हो रहा है ना, इस आधार पर हमारे को अपने जीने में भी फ्लक्चुएशन दिखता है। जो आप बोले ना न्याय धर्म सत्य का कहीं ना भाई भास आभास होता है, तो जिस क्षण हम चित्त की जगह पे जाते हैं वहां पर हमको अपने जीने में अच्छा दिखने लगता है, हमको लगता है कि भाई जो है न्याय धर्म सत्य को हम समझ पा रहे हैं, उसके अनुसार जी पा रहे हैं। जैसे ही मन वहां चित्त की जगह पर आकर के मन पे आ जाता है, फिर अपने को लगता है यार मैं तो प्रिय हित लाभ की दृष्टि में जी रहा हूं। ऐसा ही तो हो रहा है ना फ्लक्चुएशन जीने में। कैसा आप लोग बताएं, मैं तो अपने अंदर ऐसा ही महसूस कर पाया। जी भैया ऐसे ही हो रहा है। तो यहीं से ही जिज्ञासा बनती है कि ये जो आंदोलन चल रहा है जीवन में, यार ये कब जाके स्थिर होगा। हम जैसे मैंने ये एनालिसिस कर लिया और उसके बाद भी मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मेरे में हमेशा चित्त के आधार पर ही जीना बने, नहीं हो पाता है। क्या इसका रीजन क्या है? मतलब ये समझना होगा कि हमको ये फ्लक्चुएशन दिखने के बाद भी मैं चित्त के आधार पर पूरी समय में नहीं जी पा रहा हूं। तो यहां पर यही चीज समझ में आना पड़ेगा कि ये जो मैं की स्थिरता है, वो मैं की स्थिरता आत्मा में ही जा करके है, कि एक बार ये मैं आत्मा की जगह पे चला गया फिर वहां से नहीं हिलता। तो जब तक वो मैं आत्मा नहीं हो जाता तब तक वो मैं में शिफ्टिंग वाला काम होता रहेगा। तो अब वो होगा कैसे? तो मुझे जो लगता है कि ये प्राथमिकता बनने से मैं जितनी देर मन की जगह पर है उससे ज्यादा गुणात्मक परिवर्तन होते होते उसमें वो ज्यादा टाइम चित्त की जगह पर अब वो क्रियाशील है, मतलब चित्त ज्यादा मन वृत्ति पे हावी है। लेकिन हो सकता है कि उसमें जैसे समय हो सकता है कि चित्त ज्यादा समय तक क्रियाशील रहा, उसने अपना प्रभाव बना के रखा, लेकिन कुछ क्षण हो सकता है कि वो मन की जगह पर भी आ जाए, तो उससे भी गलतियां होती रहेंगी। इस गलतियों से वो क्षुब्ध होकर चित्त वापस जो है उस पर फिर से वो सोचेगा कि यार फिर से मेरे से गलती हो गई, वो फिर से वो और प्रयासरत होगा। तो ऐसा वो मतलब वो चित्त में जो बेसिकली जो परिमार्जन कंटिन्यूअसली होता रहे। चित्त के परिमार्जन का मतलब है ये, मुझे तो एक बड़ा चीज लगता है कि ये जो चित्त में कैसे हर समय चित्त क्रियाशील रहे, उसके लिए ये सब बहुत एक जरूरी चीज है कि हर दिन दर्शन को पढ़ते रहना, उसके अनुरूप मतलब अपने दिनचर्या को सजा लेना और अपन वातावरण को भी उसके अनुरूप बना लेना, ताकि हर समय इसी तरह की चीजें हमारे इनपुट में आती रहे। जैसे अभी एक टाइम जैसे ये कर लिया, अब क्या होगा कि यहाँ की जगह हम जाएंगे अपने किसी काम में, मान लो जहां पर हमारे को पैसे के लिए काम करना पड़ा। अब वहां पैसे का दबाव है तो वहां नेचुरली हमारे को जो है ना प्रिय हित लाभ की दृष्टि जो है वहां हावी हो जाएगी, वहां मन की जगह पर मुझे आना ही पड़ेगा। तो अपनी पूरी दिनचर्या को मुझे लगता है कि इसके अनुरूप करना पड़ेगा, जहां पर जो भी चीज मुझे चित्त की जगह पर चित्त से मन की जगह पर ले जा रहा है उसको मैं बंद कर पाऊं। मैं भी इसी प्रयास में हूं कि मैं अपनी दिनचर्या को पूरे इसके अनुरूप कैसे ढालूं। मैं भी उसमें अभी मतलब पूरी तरीके से अभी सफल नहीं हो पाया हूं, प्रयास कर ही रहा हूं। बट मैं जो प्रयास कर रहा हूं जिससे मुझे दिखता है कि गुणात्मकता के लिए क्या आवश्यक है, वही चीज मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूं। तो भैया इसका अर्थ ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि ये शिफ्टिंग होता ही रहेगा और मुझे ज्यादातर समय जो है अपना अनुकूल वातावरण में इस तरह से वृत्ति और चित्त के स्तर पर मैं जीऊं, तो मुझे कहीं ना कहीं तो मैं जो मेरे प्रयास होते हैं वो प्रयास समुचित नहीं होते, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। तो समवेयर आई हैव टू बी हार्श टू माई सेल्फ, या मेरे को एक बार स्ट्रिक्ट डिसीजन करनी, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग यू बी हियर, ऐसा कुछ मतलब क्या वो क्या बोला एक्शन मोड में क्या रहेगा? वो अपने आप होगा भैया। यदि प्राथमिकता बनेगी ना तो आपसे अपने आप ही शिफ्टिंग हो जाएगा। मतलब मैं तो अपना देखता हूं कि प्राथमिकता बनने पर आप अपने आप ही ऐसे जो भी चीज आपको लग रहा है कि जो आपको मतलब गलत दिशा ह्रास की ओर ले जा रहे हैं वो अपने आप ही छोड़ देंगे। मेरे को जैसे पर्सनली लगता है अपने आप, यदि नहीं हो पाया है इसका मतलब हमारे में प्राथमिकता नहीं बनी। प्राथमिकता होने पे वो अपने आप ही वो चीजें जो है ना जिससे आप दूर जाना चाह रहे हैं वो अपने आप ही होता है। जी जी जी। यदि प्राथमिकता नहीं बनी है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उसको बना के रखना चाहते हैं। ठीक बात है ना। तो यही एक जागृति क्रम जिसको कह रहे हैं भैया, यही है कि किसी एक समय में थक करके आकर के हम उसको स्वीकार करेंगे ही कि भाई अब हमारे में प्राथमिकता बनेगा ही बनेगा।
देखिए वो एक, मुझे जो लगता है कि शरीर यात्रा का एक जो भी है कि आज नहीं हो, लेकिन कई शरीर यात्राओं में तो ये प्राथमिकता बनती ही होगी प्राकृतिक विधि से, क्योंकि वो करके वो थकता ही होगा और उस आधार पर उससे मुक्ति के लिए उसमें कामना बनती ही होगी। तो हम सभी की जो प्राथमिकताएं हैं वो जब मतलब बनेगी तो हम ऐसे जो भी प्रयास है मतलब उसके लिए हम मतलब अपना एक स्टेप भी लेंगे, है ना? जी भैया। हाँ, और कोई कुछ कहना चाहे? 4-5 मिनट है अभी। और बस भैया मैं अपनी एक अभिव्यक्ति कहूंगा कि आज की गोष्ठी बहुत, मतलब आपकी सरलता जो है छू गई मेरे को, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। जी भैया, बढ़िया। देखिए मैं तो ये मानता हूँ, जैसे जो मैंने वातावरण कहा ना, मुझे ये जैसे आप लोगों से चर्चा करना, ये सब चीजें करना, ये भी एक वातावरण का पार्ट ही लगता है मुझे, है ना? ये जो जितने आपसे बातचीत हुई, ये सब चीजें मेरे भी दिमाग में दिन भर घूमेगी, तो ये मेरे लिए भी पॉजिटिव है, मतलब एक पूरकता जैसा तो मुझे लगता है इसमें। जैसे आज के लिए भी मेरे लिए भी बहुत सारा होमवर्क मिल गया, ये प्रत्याकर्षण, आकर्षण, विकर्षण, धनाकर्षण, ऋणाकर्षण, इस पे अब मुझे भी और भी होमवर्क करना है कि क्या लिखा है बाबूजी ने, कैसे किया है। तो यही सब एक शोध के मुद्दे हैं जो चर्चा करने से और भी मतलब अपने लिए एक डायरेक्शन मिलता है कि जहां पर हमको और शोध कार्य करना है। जी भैया, और बताएं। भैया जैसे आपकी बातों से ध्यान गया पीछे, मैं कहीं फंसा था तो मैं अपनी, मेरी छोटी बहन है रेखा शर्मा, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने एक शेयरिंग की मुझसे। उन्होंने कहा कि प्रदीप भैया जी थे, उनके साथ एक बार बाबा जी बाग में घूम रहे थे तो उनका आम की तरफ ध्यान गया। उन्होंने कहा ये जो आम के अंदर जो रस है, ये गुदा है, ये समस्त मानव जाति के प्रयास का फल है जो उसमें है। तो कितनी सूक्ष्मता से कितनी बड़ी बात को कोई देख सकता है, वो समझ में आती है। दूसरी बात वो उसने इस अर्थ में गई कि जैसे मैंने उससे पूछा कि ये कारण पूछा था मैंने कि हम क्यों और कैसे का, तो उसने जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने में हम भोजन आया किस प्रयास से, हमारी थाली में जो भोजन किस प्रयास से, और हम उसको क्या सोच के खा रहे हैं। हम उसको अपनी पौष्टिक शरीर के पौष्टिकता के लिए समझ के खा रहे हैं, हम उसको भोग रूप में खाने के लिए या स्वाद के लिए, स्वादिष्ट के लिए, अपना पेट भरने के लिए खा रहे हैं। इस रूप से जो आपने प्राथमिकता की बात की, तो वो ऐसे समझ में आती है कि जब हम छोटी छोटी चीजों पर हमारा ध्यान जाता है क्यों और कैसे ये सब हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि भाई हम, हमारे लिए प्राथमिकता क्या है। हम शरीर मूलक होकर जी रहे हैं, रुचि मूलक होकर जी रहे हैं, या कि हम न्याय सत्य धर्म सत्य की तरफ हम आगे बढ़कर चीजों को समझकर वैसे हम जीना चाहते हैं। इस तरह से मेरे को ये बात समझ में आती है। बढ़िया भैया जी। भैया एक प्रश्न है, जैसे कोई अन्याय होता है सामने, तो वो तो हम देखते हैं और न्याय सत्य धर्म भाव से देखते हैं तो दिखता है कि अन्याय हुआ, और हम कुछ कर भी नहीं पाए, और वो थोड़ा रहता है, थोड़ा दुख तो रहता है। जैसे आपने बताया बाबा जी की स्थिति तो बहुत ही बढ़िया है, पर हमारा वो रहता है और कभी कभी फिर से भी आता है, तो उसको हम लोग कैसे ठीक से रखें? उसको खाली समझ गए तो ठीक है, मतलब वो तो आता बार बार, और हम लोग ठीक से रखें। नहीं, वो तो देखिए मनुष्य जो है, बाबा जी लिखते हैं ना कि बच्चा जन्म से ही न्याय करता है, क्योंकि वो तो एक दुख बन जाता है। देखिए वो तो बनता ही है, जब जैसे मान लीजिए कि जो एक वातावरण है जिसमें हम देखते हैं कि अव्यवस्था है ना, उसका हमारे को दुख तो होता ही है। मतलब दो तरीके के दुख हैं, एक स्वयं में अव्यवस्था का दुख और दूसरा बाहरी अव्यवस्था का दुख। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि हम कौन से जगह पर हमको काम करना है और किस जगह पर हम ज्यादा काम कर सकते हैं। अभी ज्यादातर लोग जो है समाज सुधार के लिए जो जाते हैं, वो स्वयं की व्यवस्था में मतलब स्वयं की अव्यवस्था को सुधारने की जगह बाहर की अव्यवस्था को सुधारने का प्रयास करते हैं, जो पूरा होता ही नहीं। बाबा जी ने पहले स्वयं को मतलब व्यवस्थित किया, फिर बाहर में व्यवस्था का फैलाव किया, जो कि हुआ। अभी हम स्वयं व्यवस्थित हुए बिना बाहर व्यवस्थित व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे तो मतलब मुझे लगता है कि उसका दुख ही होता है। जो आप बोल रहे हैं, आप करने का प्रयास करेंगे, होगा नहीं, क्योंकि आप स्वयं में व्यवस्थित है ही नहीं। आप ही अव्यवस्था का पीड़ा का जो है भोग कर मतलब आप भुगतने लगेंगे, है ना? तो भैया अभी क्विक जो है 7:29 हो गया है अपन। भैया ऋणाकर्षण और धनाकर्षण पे चले जाते हैं, दो ये पॉइंट रह गया लगता है। एक मिनट सुनिए भैया, मैं कर रहा हूँ 7:29 हो गए हैं। अभी अपने पास में प्रत्याकर्षण
अभी मैंने जो है यहाँ पर प्रत्याकर्षण पे हम लोग आने वाले थे, लेकिन अभी समय हो रहा है। मैं क्वेश्चंस को सीक्वेंस में लिख लेता हूँ कि कल हम इसी सीक्वेंस में ही चर्चा करेंगे। एक तो जो है प्रत्याकर्षण, आकर्षण, विकर्षण, धनाकर्षण, ऋणाकर्षण। दूसरा जो है जो प्रश्न था वो जो कोशिका के बारे में था, रचना सूत्र, प्राण सूत्र है ना, उसके बारे में था। और एक तीसरा और क्या था भैया, किन्हीं को याद है क्या? किन्हीं ने और कुछ पूछा था? तीसरा अस्तित्व के बारे में, नित्य वर्तमान और अस्तित्व में निषेध। अस्तित्व नित्य वर्तमान है, ये वाला था पेज नंबर 29। हाँ, और कुछ है क्या इसमें आज के? इससे यही 3 थे या और भी इससे ज्यादा कुछ था? नहीं, यही 3 थे भैया। ठीक, तो एक तो अच्छी चीज है कि समय भी हो गया है, 7:30 बज गए हैं। तो अपन ये एक बढ़िया अपन होमवर्क करके कल आ सकते हैं कि जो प्रत्याकर्षण, आकर्षण, विकर्षण, धनाकर्षण, ऋणाकर्षण जो है, इससे जहां पर भी जिसको भी जो कंटेंट मिलते हैं, चाहे परिभाषा संहिता में हो या दर्शन के किसी और जगह पर हो, आप अपने तरफ से जिसको जहां पे मिलता है या तो आप ग्रुप में डाल दें, है ना, कि बाकी लोग भी पढ़ करके उस पर सोच करके आएंगे तो डिस्कशन करने में मजा आता है, वरना वन वे हो जाता है। तो हम इस पे सोच करके उस पे मतलब जो भी अपनी तरफ से होमवर्क है वो करके आएंगे, तो हम सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि हम सभी लोगों ने कुछ कुछ सोचा हुआ है और इसको हम अच्छे तरीके से कोई फाइनल जगह पे निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं अपनी बात भी कहूं तो ये फाइनली बाबा जी के हिसाब से क्या चीज है, मेरा भी अनुमान ही है। तो हम सब लोग मिलकर डिस्कशन करके उसको ज्यादा अच्छे ढंग से मतलब निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो मैं भी इसमें प्रयास करूंगा और आप सब लोग भी प्रयास करके जो भी आपको ग्रुप मिलता है उसको ग्रुप में डाल सकते हैं। दूसरा जो रचना सूत्र और प्राण सूत्र के बारे में है, तो उसमें तो काफी साइंस ने भी काफी काम किया और बाबा जी भी कुछ बोल रहे हैं, तो इस पे अपन देख लेंगे। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्या चीज वो बोल रहे हैं। और तीसरा जो पॉइंट है अस्तित्व नित्य वर्तमान है, इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। जो पहला जो पॉइंट है उस पर ही सभी लोगों को थोड़ा सा होमवर्क करके आने की जरूरत। कैसा, अभी रोके? 7:31 हो गया भैया, समय को भैया, रखें। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं सभी लोगों को। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते 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 थैंक यू भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को।